हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। हाँ जी, आज हम पहले रिवीजन करेंगे। मेन बैच के बच्चे भी और फास्ट ट्रैक बैच के बच्चे भी, दोनों का रिवीजन है आज। तो जो मेन बैच के बच्चे हैं उनके पास रिवीजन हम कहाँ से करने जा रहे हैं? एंड में समरी दे रखी है। चैप्टर 11 के बाद ऐसे कस्टम चार्ट समरी दे रखी है, लगभग 30 के आसपास पेजेज है जिसमें समरी है। मतलब एग्जाम में यहीं से पढ़ना है। मैं आपको ऐसी ही फास्ट ट्रैक बैच की बुक है, उसमें भी यही समरी है, तो वहां से रिवाइज कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट से आएंगे आप। चैप्टर 11 के बाद जो मेन बैच के बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, उनके पास चैप्टर 11 के बाद समरी दे रखी है। जो फास्ट ट्रैक बैच के बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर 25 जो है समरी का, वो निकाल लीजिए। ऐसा है, जल्दी से निकालेंगे। जो मेन बैच के बच्चे हैं उनकी समरी कहां है? चैप्टर 11 के बाद। चैप्टर 11 के बाद ऐसी समरी है, फटाफट से निकाल लीजिए। लिखने में की कोई जरूरत होगी नहीं आपको, आपने वहां ऑलरेडी लिख रखा है। फास्ट ट्रैक बैच के बच्चे, उनके लिए चैप्टर 25 है, जो उनकी समरी बुक है उसमें चैप्टर 25.1। तो चलिए, अब मैं फटाफट से बता दिया मैंने कहां से मैं रिवाइज कराने जा रहा हूं। तो अब आप आज गए होंगे, पीछे समरी जो दे रखी है वहां से मैं रिवाइज करने जा रहा हूं। अब हम बिल्कुल सीधे सीधे सीक्वेंस में पढ़ेंगे, राइट? हाँ जी, पेज नंबर फास्ट ट्रैक बैच की 25.1 है, और जो मेन बैच के बच्चे हैं उनकी चैप्टर 11 के बाद में एंड में समरी दे रखी है। तो आइए, सबसे पहले कस्टम एक्ट 1962। अब मैं सीक्वेंस में पढ़ाता चला जाऊंगा, पेज नंबर मेरे को शायद बताने की जरूरत है नहीं है, ठीक है? कस्टम एक्ट 1962 ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है। अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया भारत से बाहर, उस पर भी एप्लीकेबल होगा। नंबर नेक्स्ट, सीटीए 1975, इसमें ड्यूटी के रेट है। फर्स्ट शेड्यूल में इंपोर्ट ड्यूटी के रेट है, सेकंड शेड्यूल में एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट है। इसे बीसीडी या बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, जो ये फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक चार्ट है, उसमें ये दे रखा है कि जो सीटीए की फर्स्ट शेड्यूल में रेट है, वहां पे दो रेट हैं, स्टैंडर्ड और प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल रेट तब लगता है जब आपने प्रेफरेंशियल एरिया से इंपोर्ट किया हो। प्रेफरेंशियल एरिया से इंपोर्ट किया हो, उस कंट्री से आपने इंपोर्ट किया है जिससे इंपोर्ट करने पे हमने प्रेफरेंशियल रेट लगा रखा है। और सेकेंड शेड्यूल में एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट है, जनरली ये निल है, और कुछ सेलेक्टेड गुड्स पे लगा रखा है। सेलेक्टेड गुड्स पे हमने ड्यूटी लगा रखी है, जैसे हाइड, स्किन्स, लेदर एटसेट्रा। चलिए वापस आते हैं। अब इसके बाद हमने कुछ डेफिनेशन करी। पहले पेज पे आ गए आप, पहले पेज पे असेसमेंट की डेफिनेशन। असेसमेंट का मीन्स पार्ट है और असेसमेंट का इंक्लूड्स पार्ट है। असेसमेंट का मीन्स पार्ट है और इंक्लूड्स पार्ट है। हाँ जी, अगर हम पहले इंक्लूड्स पार्ट की बात करें, इंक्लूड्स पार्ट में क्या है जी? सबसे पहले आप ड्यूटी खुद निकालते हैं। अगर आप इंपोर्टर हैं तो आप बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करते हैं उसमें आप वैल्यू खुद लिखते हैं, ड्यूटी का रेट खुद ढूंढ के लिखते हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते थे। सीटीए 1975 में चैप्टर्स में जाके ड्यूटी का रेट ढूंढना, जिसे हम क्लासिफिकेशन बोलते थे, आप खुद कर रहे हैं, वैल्यू ड्यूटी खुद निकाल रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। आप खुद असेसमेंट कर रहे हैं अपनी ड्यूटी की। अगर आपको ड्यूटी के रेट पे डाउट है कि 10 लगेगा कि 12 लगेगा, तो इसे आप डिपार्टमेंट के पास जाके प्रोविजनल असेसमेंट कराया करते हैं। आपने सेल्फ असेसमेंट सही नहीं करी तो डिपार्टमेंट आपकी ड्यूटी रीअसेस करेगा, उसे हम रीअसेसमेंट बोलते हैं। या ऐसी असेसमेंट जिसमें ड्यूटी निल डिटरमाइन की, ये भी असेसमेंट की डेफिनेशन में आएगा। तो ये हमारा इंक्लूड्स पार्ट हो गया। अगर हम मीन्स पार्ट की बात करें, सबसे पहले ये चेक करना कि गुड्स पे ड्यूटी लगनी है कि नहीं लगनी। अगर लगनी है तो फिर ड्यूटी कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना, ये असेसमेंट में आएगा। डिटरमाइन करना ये ड्यूटी कि ये लगनी है कि नहीं लगनी। ये लगनी है कि नहीं लगनी, इसके लिए पांच चीजें क्या? सबसे पहले ड्यूटी क्वांटिटी, वेट, वॉल्यूम, मेजरमेंट इस बेसिस पे लग रही है तो सीधा वो ड्यूटी निकल के आ जाएगी। अगर ड्यूटी वैल्यू के बेसिस पे लग रही है तो वैल्यू पे हमें रेट लगाना है, तो सबसे पहले आप वैल्यू निकाल लो, नंबर 2। अच्छा, फिर आप क्लासिफिकेशन करके रेट ढूंढो, स्टैंडर्ड लगेगा कि प्रेफरेंशियल लगेगा।
तो क्लासिफिकेशन से आपको स्टैंडर्ड या प्रेफरेंशियल रेट पता लगेगा। प्रेफरेंशियल रेट तब लगता है जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स हो और उस देश से इंपोर्ट करने पे हमारी सरकार ने प्रेफरेंशियल रेट लगा रखा हो। तो आप अगर ऐसा लगा रखा है तो आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स प्रेजेंट करेंगे तो तब आपका प्रेफरेंशियल रेट लगेगा। अच्छा, अब आपने ये ढूंढ लिया, इसके बाद आपको चेक करना कोई एग्जाम्पशन तो नहीं है। अगर कोई एग्जाम्पशन कंसेशन है तो उसके बाद आपका इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी निकल के आएगा। तो ये पांच चीजें हमारी मीन्स पार्ट में आ जाएंगी और इंक्लूड्स वाला पार्ट हमने कर ही लिया। नेक्स्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है? ये होते हैं आपके ऑफिसर जो फर्स्ट टाइम आपने अगर सेल्फ असेसमेंट करके गलत ड्यूटी निकाली है, गलत वैल्यू लिखी थी, कम ड्यूटी निकाली है, तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर जैसे सुप्रिटेंडेंट हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी असिस्टेंट, एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर, ये आपकी ड्यूटी डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए नोटिस इशू करेंगे, फिर ऑर्डर पास करेंगे। तो ये ऑर्डर पास करते हैं या डिसीजन पास करते हैं। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जाते हैं, आप पहले कमिश्नर अपील के पास, फिर उससे हार गए तो आगे जाते हैं ट्रिब्यूनल के पास, फिर उसके बाद कोर्ट के पास। तो ये लोग, ये जो अपील, कोर्ट भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है और लेकिन उसके लिए क्लियर बताने की जरूरत नहीं थी, तो इन पे डाउट हो सकता था क्योंकि कमिश्नर अपील ये ऑफिसर ही होता है डिपार्टमेंट का, बस अपील का फंक्शन दे रखा है, इसलिए उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। एक तो बोर्ड, जैसे बोर्ड क्या होता है जी, जैसे क्रिकेट के बोर्ड का नाम बीसीसीआई है, ऐसे हमारे इंडायरेक्ट टैक्स के बोर्ड का नाम सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। बोर्ड, कमिश्नर अपील और अपील ट्रिब्यूनल, ये हमारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। हाँ जी, कोस्टल गुड्स क्या होता है? डोमेस्टिक गुड्स हैं, इंडिया वाले ही गुड्स हैं, एक आप पोर्ट से दूसरे पोर्ट पानी वाले रूट से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हम कोस्टल गुड्स कहा करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूटेबल गुड्स क्या होंगे? वो गुड्स जिन पे ड्यूटी लगती हो। अगर एग्जम्प्टेड गुड्स हैं तो वो ड्यूटेबल गुड्स नहीं है। दूसरा, पहला शर्त यह है ड्यूटी लगती है और दूसरी शर्त यह है कि ड्यूटी पे ना करी हो। अगर आपने ड्यूटी पे कर दी तो वो ड्यूटी पेड गुड्स बन गए, वो ड्यूटेबल गुड्स नहीं है, वो ड्यूटी पेड गुड्स बन गए। ठीक है, नेक्स्ट, ये रूल्स रेगुलेशन अभी हमारे पास आ ही रहा है नीचे डिटेल में, तो वहां डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, ड्यूटी हमारी बहुत सारी हैं। ये ड्यूटी हमने सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी की अभी तक बात करी है, जिसके रेट हमारे को सीटीए 1975 में दे रखे हैं। बाकी ड्यूटीज की बात हम ड्यूटीज ऑफ कस्टम के चैप्टर में करेंगे। ओके, नेक्स्ट, गुड्स की डेफिनेशन। हाँ जी, गुड्स, जब वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, ये आप फॉरेन कंट्री से अगर आप परचेज करके ला रहे हैं तो ये गुड्स है, लेकिन अगर आप इसको कन्वेंस की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब आप इसमें कुछ सामान लेके आ रहे हैं कुछ लोगों का, तब इन्हें गुड्स नहीं मानेंगे। तो आप एंजेलिना जोली वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल में आ रही है, इसमें इस वेसल को चलाने का फ्यूल है, इसमें कुछ फूड भी है उनको खाने पीने का, तो वो क्या है? वो स्टोर्स की डेफिनेशन में आएगा। आज हम अभी स्टोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, बैगेज, लगेज, जो बाहर आप घूमने गए, कोई शॉपिंग करके लाए, जो अपने बैग में लेके आ रहे हो, लगेज या बैगेज, वो इसके लिए भी आज हम चैप्टर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इन जो इस वेसल या एयरक्राफ्ट में आ रहे हैं, इनके पास करेंसी है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये करेंसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, या एनी अदर काइंड ऑफ, किसी भी प्रकार की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये हमारी गुड्स की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या है? इंपोर्ट का मतलब है बाहर से इंडिया में लेके आना, और इंडिया कहां तक है? जमीन वाला एरिया तो है ही है, इसके अलावा पानी वाला एरिया 12 नॉटिकल माइल तक है। इसलिए नीचे जो चार्ट है, जब ईजेड में एंटर करा तब इंपोर्ट शुरू नहीं हुआ, कंटिन्यूस जोन में एंटर किया तब इंपोर्ट शुरू नहीं हुआ। इंपोर्ट शुरू कब होता है? जब आपका टेरिटोरियल वाटर में एंटर करता है। और कंप्लीट कब होता है? यह इंपोर्ट कमेंस हुआ, देखो लिखा हुआ है। और कंप्लीट कब हुआ? जब यहां पर माल उतारा गया। तो इसका टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल होगी तब, या अगर आपने वेयरहाउस में जमा करा दिया तो इसका टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? जब वेयरहाउस से छुड़वाएंगे उस समय बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करेंगे, तब वो टैक्सेबल इवेंट अराइज होगा। अच्छा जी, तो ये हमारा इंपोर्ट की बात हो गई, ये हमारी इंपोर्ट की बात हो गई। एक्सपोर्ट की बात क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया से बाहर लेके जाना है। इंडिया कहां तक है? जमीन और पानी वाला एरिया 12 नॉटिकल माइल, तो 12 नॉटिकल माइल से बाहर टेरिटोरियल वाटर से क्रॉस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या गवर्नमेंट भी, अगर आप गवर्नमेंट भी इंपोर्ट करती है तो क्या उसे भी नॉन गवर्नमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब उस पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई जाएगी? द आंसर इज यस। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अच्छा, इसमें एक इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स की भी डेफिनेशन कर लें। इंपोर्टेड गुड्स का मतलब क्या है? जो आप बाहर से इंडिया में लाए लेकिन अभी तक वो आपने क्लियर नहीं कराया होम कंजप्शन के लिए। जब तक आपने कस्टम के पास है तब तक इंपोर्टेड गुड्स की श्रेणी में रहेंगे। एक बार आपने क्लियर करा लिए तो कस्टम के हिसाब से वो इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन में नहीं रहते हैं। एक्सपोर्ट गुड्स भी क्या है? जो बाहर से लाए गए हैं इंडिया में। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 3 पर।
इंडियन कस्टम वाटर। इंडियन कस्टम वाटर क्या है जी, ये जैसे ये ऊपर हमने बात करी थी, ये EZ 200 नॉटिकल माइल तक होता है, यहीं तक ही इंडियन कस्टम वाटर होता है। इस वाले वाटर में क्या हो सकता है जी, इस वाले वाटर में क्योंकि बाहर से जब भी कभी शिप आएगा तो उसे आने से पहले अपनी सूचना देनी होती है IGM के रूप में, जिसमें माल की लिस्ट देनी होती है, और पैसेंजर क्रू मेंबर जो आ रहे हैं उनकी भी लिस्ट उसे पहले से ही बतानी होती है। तो इस वाले एरिया में किसी भी वेसल को रोका जा सकता है, उसकी तलाशी ली जा सकती है। अगर गड़बड़ मिली तो पर्सन को अरेस्ट और गुड्स और वेसल को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। ऐसा ही ये सिग्निफिकेंस इंडियन कस्टम वाटर का यहां पर यही दे रखा है। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। इंपोर्टर की डेफिनेशन क्या है जी? इंपोर्टर, हाँ जी, इंपोर्टर जब फॉरेन कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट किया गया, जो भी इंपोर्ट कर रहा है वो इंपोर्टर है। लेकिन अभी माल कहीं हाई सीज में था, आपने जिसे बेच दिया, तो हाई सी बायर, जो हाई सी बायर होगा, अभी आप इंडिया में पहुंचा नहीं था, आपने बस फॉरेन कंट्री से चला ही था, आपने किसी और को बेच दिया, तो जो इंडिया का दूसरा बायर, उसे हम हाई सी बायर बोलेंगे, वो कस्टम से माल छुड़ाएगा, उस हाई सी बायर को इंपोर्टर माना जाएगा, वो गुड्स का ओनर बन गया। वो क्या बन गया? वो गुड्स का ओनर बन गया। तो इंपोर्टर में, इंपोर्टर की डेफिनेशन में इंक्लूड करता है ओनर को भी। इसके अलावा जो अपने आप को होल्ड करा इंपोर्टर की तरह, मतलब एक एजेंट है, मान लीजिए फॉरेन कंट्री का एक सेलर है, जैसे जो बिडेन है, मान लीजिए USA का, उसने इंडिया में एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है यहाँ इंडिया में माल बेचने के लिए। तो एजेंट इंडियन के कस्टम पोर्ट पे जाता है माल छुड़ाने के लिए, वो गुड्स का ओनर नहीं है लेकिन अपने आप को इंपोर्टर की तरह पेश करता है, तो उसे बोलते हैं होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी इंपोर्टर, तो वो भी इंपोर्टर की डेफिनेशन में आएगा। इसके अलावा एक बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर क्या होता है जी? मान लीजिए मिस्टर बी ने इंपोर्ट करना है लेकिन इसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जरूरी होता है। तो इसने मिस्टर ए को बोला आपके पास IEC है, आप मेरे लिए इंपोर्ट करके दे दीजिए। तो मिस्टर ए मिस्टर बी के बिहाफ पे इंपोर्ट करके दे रहा है, मिस्टर बी बेनिफिशियल ओनर है। क्या बेनिफिशियल, अगर इस इंपोर्ट में कोई गड़बड़ मिली, क्या मिस्टर बी को नोटिस इश्यू किया जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि बेनिफिशियल ओनर ये कौन है? जिसके बिहाफ पर, हुज बिहाफ गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड, इसके बिहाफ पर ये इंपोर्ट कर दिया था, इसी का अल्टीमेटली कंट्रोल है इसके ऊपर में। तो क्या बेनिफिशियल ओनर को नोटिस इश्यू हो सकता है? मिस्टर बी को नोटिस इश्यू हो सकता है अगर इसमें कोई गड़बड़ पाएगी? जी हाँ, क्योंकि बेनिफिशियल ओनर को इंपोर्टर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। राइट, जैसे हमने इंपोर्टर की डेफिनेशन करी, ऐसे एक्सपोर्टर की भी डेफिनेशन साथ साथ हो गई। इसमें एक्सपोर्टर की डेफिनेशन में भी इंक्लूड होता है ओनर, बेनिफिशियल ओनर, या जो अपने आप को होल्ड करता है एक्सपोर्टर की तरह, बेनिफिशियल ओनर भी हो गया। नेक्स्ट, एंट्री। हाँ जी, इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, लेकिन एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल होता है। वेसल के केस में, वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में शिपिंग बिल, और व्हीकल के केस में ये एक्सपोर्टर क्या फाइल करता है जी? ये फाइल करता है आपका बिल ऑफ एक्सपोर्ट। तो इनको हम क्या बोला करते हैं? इन्हें एंट्री बोला करते हैं। ऐसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो एंट्री पोस्ट ऑफिस में बता रखी है रेगुलेशन में, उसको भी हम एंट्री बोलते हैं। तो एंट्री इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री, एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, या पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो रेगुलेशन में बताई गई एंट्री। नेक्स्ट, स्टोर्स की डेफिनेशन में क्या आएगा जी? जो गुड्स उस वेसल में या उस एयरक्राफ्ट में यूज के लिए, जैसे फ्यूल है, स्पेयर पार्ट है, ये इसमें रखे हुए हैं, या कोई स्पेयर पार्ट, मतलब कोई अगर पार्ट खराब हो गया, मान लीजिए शिप चलते चलते उसका पार्ट खराब हो गया, तो हमने एक्स्ट्रा पार्ट रखा हुआ है, वो क्या है? वो स्टोर्स है। ओके जी। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड गुड्स क्या होते हैं? इसका मींस पार्ट है गुड्स जिनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे मनाही है, लिस्ट दे रखी है कि इनको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड गुड्स है। लेकिन इसमें नहीं आएगा प्रोहिबिटेड गुड्स की डेफिनेशन में अगर कोई कंडीशन थी उन गुड्स के ऊपर, वो कंडीशन आपने कंप्लाई कर दी। जैसे 2 लीटर लेकर ला सकते हैं, 2 लीटर से ज्यादा लाना हो तो लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस है तो वो प्रोहिबिटेड गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट, ICD और CFS में क्या फर्क है? ICD ये एक ड्राई पोर्ट है भाई, जिन स्टेट्स में सी है, समुद्र है, उस स्टेट में तो सी पोर्ट है, लेकिन जिस स्टेट में सी नहीं है, जैसे दिल्ली में समुद्र नहीं है, तो ऐसे स्टेट्स में ड्राई पोर्ट ओपन किए गए हैं जिन्हें हम ICD बोलते हैं। ये कस्टमेशन, यहां पर इंपोर्ट गुड्स की अनलोडिंग, एक्सपोर्ट गुड्स की लोडिंग होगी, ये बोर्ड अपॉइंट करेगा, ये उस सिटी में होगा जहां सी पोर्ट नहीं है। ICD की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है क्योंकि ये कस्टम पोर्ट ही है, और यहां पर वही काम होंगे जो कस्टम पोर्ट पर होते हैं। जैसे ये मैनिफेस्ट फाइल होती है, IGM फाइल होता है, EGM फाइल होता है। ऐसे इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री, एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल, ये क्योंकि ये जस्ट लाइक कस्टम पोर्ट है, तो दिल्ली वाला इंपोर्टर तो गलकाबाद में ICD है, वहीं से अपना कस्टम का माल छुड़ा लेगा, ये डॉक्यूमेंट वहीं पे फाइल कर देगा।
CFS क्या है? कंटेनराइज्ड फ्रेट स्टेशन। इसका पर्पज तो सिर्फ क्या है, जो कस्टम पोर्ट पे भीड़ हो जाती है उस भीड़ को कम करने के लिए उसका एक्सटेंशन खोला गया है, ठीक है। तो ये उसी ऑफिसर के, उसी कमिश्नर के एरिया में होगा जिसके एरिया में कस्टम पोर्ट होता है, उसी के एरिया में CFS आएगा। इसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। और यहाँ पे 4-5 ही मुख्य रूप से काम होने हैं। गुड्स की एग्जामिनेशन होगी यहाँ पर, और कंटेनर में माल स्टफ किया जाएगा, भरा जाएगा, डी स्टफ निकाला जाएगा, या एग्रीगेशन सेग्रीगेशन होगा, ठीक है। सेग्रीगेशन नीचे लिख के दे रखा है आपको कि जो एक्सप्लोजिव गैस, फ्लेवर, लिक्विड है, इनको अलग करना, अलग करके शिप में स्टोर करना, ये इसका पर्पज है यहाँ पे शिप में। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन डेफिनेशन के चैप्टर में, रूल्स और रेगुलेशन में क्या फर्क है? रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, रेगुलेशन CBIC बनाती है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर है वो रेगुलेशन CBIC ने बना रखा है, ठीक है। रूल्स पार्लियामेंट ने बना रखे, जैसे वैल्यूएशन रूल्स हैं तो वो पार्लियामेंट ने बना रखे हैं। रूल्स पार्लियामेंट के साथ पास पेश करने जरूरी है, रेगुलेशन को पेश करने की जरूरत नहीं होती है। रूल्स 156 में पावर है बनाने की, 157 में CBIC को रेगुलेशन बनाने की पावर है। दोनों ही एक्ट के अकॉर्डिंग हो गए, एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं। चलते हैं इसके बाद, ये डेफिनेशन का चैप्टर खत्म हुआ। अब आएंगे पेज नंबर 4 पर। हमारे पास अब शुरू हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। पहले एक बार ओवरव्यू और फिर उसके बाद डिटेल में। सबसे पहले सेक्शन 29 कहता है, 4 सेक्शन जब हम इंपोर्ट प्रोसीजर की बात करेंगे, आने से पहले, इंडिया में आने से पहले लगेंगे, आने के बाद भी 4 सेक्शन लगेंगे। तो आने से पहले 29, 30, 30A और 31 लगता है। क्या है? सेक्शन 29 कहता है वेसल एयरक्राफ्ट कहां पर आएगा? कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट पर आएगा। 30 कहता है आने से पहले वेसल एयरक्राफ्ट के केस में, ये आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि यही आपने पीछे मेन बुक में लिखा हुआ है, वही मैंने थोड़ा बहुत यहां लिखवाया है। ओके जी, तो आने से पहले आपको वेसल एयरक्राफ्ट के केस में आईजीएम फाइल करनी होगी, और व्हीकल के केस में आने के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल की जाती है, इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल की जाती है। ओके, तो 29 क्या कहता है? कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट भी वेसल एयरक्राफ्ट आएगा। 30 क्या कहता है? 30 और 30 कहता है, 30 कहता है गुड्स की लिस्ट दे दो आने से पहले, और 30 कहता है पैसेंजर क्रू मेंबर की लिस्ट दे दो, ताकि वो देख ले भी कोई ऐसा गुड्स तो नहीं ला रहा कि आतंकवादी गतिविधि तुम डैमेज वैमेज कर दो यहाँ पे आके, और वहां पैसेंजर क्रू मेंबर ऐसे तो नहीं है जो आतंकवादी हैं। तो ये चेक करना चाहते हैं। ये लिस्ट भी तभी से आई थी जब से आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका पे, तो सभी देशों ने ऐसा सेक्शन इंसर्ट किया, ठीक है। तो 29 कह रहा है वेसल एयरक्राफ्ट कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट पे आएगा। अगर कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट में सिर्फ पोर्ट में क्या फर्क है? कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट पर ये कस्टम वाले बंदे होंगे, CBIC ने अपॉइंट कर रखा है। सिर्फ पोर्ट पे कस्टम वाले बंदे नहीं होंगे, इसलिए सेक्शन 29 कहता है कि कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट पर ही आना है। और 30 कहता है आने से पहले लिस्ट दे दो जी, मैंने माल की लिस्ट दे दो, IGM मैनिफेस्ट दे दो वेसल एयरक्राफ्ट के केस में। हालांकि व्हीकल केस में आने के 12 घंटे के अंदर देनी होती है। और 30 क्या कहता है? पैसेंजर क्रू अराइवल मैनिफेस्ट। ये वेसल एयरक्राफ्ट के केस में अराइवल से पहले, व्हीकल के केस में आने के बाद। कितने आने के बाद कितना समय, यहां ये नहीं बता रखा है। और पैसेंजर नेम रिकॉर्ड देना है। ये किसको देना है? ये PIC को देना। हु इज PIC? पर्सन इन चार्ज। ये कौन है जी? पर्सन इन चार्ज। पर्सन इन चार्ज वेसल के केस में कौन होगा? जो उनको चला के आ रहा है, मास्टर। एयरक्राफ्ट के केस में कौन होगा? पायलट। रेलवे ट्रेन के केस में कौन होगा? कंडक्टर गार्ड। एनी अदर कन्वेंस के केस में कौन होगा? ड्राइवर। एनी अदर कन्वेंस के केस में कौन होगा? ये होगा ड्राइवर जी, ठीक है जी। ओके, पेज नंबर 1 पर ऐसा चार्ट था जहां पर ये रह गया। एक बार देखना चाहो तो वहां से देख सकते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो सी रूट से लेके आते हैं, सी रूट से लेके आते हैं तो वेसल में आएंगे, एयर रूट से लेके आते हैं तो एयरक्राफ्ट में आएंगे, लैंड रूट से लेके आते हैं तो व्हीकल में आएंगे। इन तीनों को मिलाकर कन्वेंस बोला जाता है। आप कहां पर आएंगे? वेसल को आप कस्टम पोर्ट पर लेके आएंगे, एयरक्राफ्ट को आप कस्टम एयरपोर्ट पर लेके आएंगे, व्हीकल को आप लैंड कस्टम स्टेशन पर लेके आएंगे। इन तीनों को मिलाकर कस्टम स्टेशन बोलते हैं। इसमें 2 और भी इंक्लूड है। अगर आप कुरियर से आते हैं तो माल इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल पे आएगा, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर आप सामान लेके आते हैं तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस पे आएगा। फॉरेन पोस्ट ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि इंडिया से बाहर है तो इंडिया में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं। किसको आप फॉरेन पोस्ट ऑफिस बोलोगे? जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला माल जिस पोस्ट ऑफिस पे आता इंडिया में, वो फॉरेन पोस्ट ऑफिस कहा जाता। तो इन सबको मिलाकर हम कस्टम स्टेशन बोलते हैं। तो ऊपर कस्टम एरिया की डेफिनेशन है जिसमें कस्टम स्टेशन इंक्लूड होता है। तो कस्टम स्टेशन ये सारा इंक्लूड हो गया, जिसमें कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल, ये सब आ गया, ठीक है। तो कस्टम एरिया में कस्टम स्टेशन आता है, ये हमने बात कर ली,
ठीक है। इसमें वेयर हाउस आता है या ऐसा एरिया जहां पर गुड्स रखे जाते हैं बिफोर क्लियरेंस। ओके, अब हमने बात करी कन्वेंस की डेफिनेशन, कस्टम स्टेशन की डेफिनेशन। अब अगला है कि इनको जो चला के आ रहा है वो है पर्सन इंचार्ज। इनको जो चला के आ रहा है वो कौन है? पर्सन इंचार्ज। तो वेसल को कौन चला के आ रहा है? मास्टर ऑफ वेसल। एयरक्राफ्ट को पायलट, व्हीकल को ड्राइवर। ट्रेन के केस में ड्राइवर को नहीं, कंडक्टर गार्ड को माना जाता है क्या? पर्सन इंचार्ज। तो ये जो पर्सन इंचार्ज हैं इन्हें आने से पहले ही सूचित करना होता है। ये पर्सन इंचार्ज जो इन्हें आने से पहले बताना होता है। ये आईजीएम जो भी हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या माल लेके आ रहा है, कौन पैसेंजर है, इसमें कौन क्रू मेंबर है, ये इनको आने से पहले बताना होता है। वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में, व्हीकल के केस में आने के बाद बताते हैं 12 घंटे के अंदर। तो आइए वापस आते हैं हम पेज नंबर 4 पर, 3 पर। हाँ जी, पेज नंबर 4 पर। तो ये पर्सन इंचार्ज ही देते हैं, ये आईजीएम या पैसेंजर क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, ठीक है। अब अगर ये इन्होंने दे रखा है तो सेक्शन 31 कहता है आते ही इनको मिल जाएगा एंट्री इनवर्ड। अगर ये इन्होंने दे रखा है तो आते ही इनको क्या मिल जाएगा? एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड क्या है? ये अनलोडिंग की परमिशन है कि आप माल अपना अनलोड कर सकते हो। ये वेसल के केस में जरूरी होता है, एयरक्राफ्ट व्हीकल के केस में जरूरी नहीं होता है। अब आने के बाद हमारे 4 सेक्शन लगेंगे। क्या? एंट्री इनवर्ड मिल गया, हाँ, अनलोडिंग कर सकते हो। अनलोडिंग उन्हीं गुड्स की होगी जिनका नाम आईजीएम आईआर में लिखा हुआ है। अनलोडिंग अप्रूव्ड प्लेस पे होगी, मतलब जहां क्रेन्स लगी होती हैं उस एरिया में ही अनलोडिंग हो सकती है। अनलोडिंग कस्टम ऑफिसर की सुपरविजन होगी। 34 बोलता है। 36 कहता है होलीडे वाले दिन या संडे वाले दिन आपको अनलोडिंग करनी है तो आपको मर्चेंट ओवर टाइम फी पे करनी पड़ेगी। अब माल उतरने के बाद जिसकी कस्टडी में जाता है उसे बोलते हैं कस्टोडियन। वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। अगर उसकी कस्टडी से कोई पिल्फरेज होता है, चोरी होती है, पैटी थफ्ट होती है, तो उसकी ड्यूटी हम उसी कस्टोडियन से लेंगे और ड्यूटी का रेट आईजीएम आईआर वाले दिन का लेंगे। अब यहां पर पर्सन इंचार्ज का काम खत्म। अब शुरू होता है इंपोर्टर का काम शुरू। इसमें ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है। बिल ऑफ एंट्री कौन सी? ये होम कंजप्शन की या वेयरहाउस की? होम कंजप्शन की या वेयरहाउस की? बस वेयरहाउस का पूरा चैप्टर हमारे कोर्स में है नहीं, हमारा बस इतना है कि बिल ऑफ एंट्री अगर आप वेयरहाउस में जमा कराने होती है तो आपको बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउस फाइल करनी होती है। और अगर आप होम कंजप्शन क्लिक करेंगे तो आपको बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करनी पड़ती है। ये आपके सेक्शन 46 में फाइल होती है। ये बिल ऑफ एंट्री आपकी जो फाइल होती है, ये बिल ऑफ एंट्री जो फाइल होती है, ये आपकी सेक्शन 46 में फाइल होती है। सेक्शन 46 में, चाहे वो होम कंजप्शन वाली हो या वो आपकी वेयरहाउस वाली हो। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद ड्यूटीज, आप ड्यूटी की पेमेंट करते हैं सेक्शन 47 में, और इसके बाद सेक्शन 47 में ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन पास होता है। अगर आप वेयरहाउस में जमा कराते हैं तो उसमें भी वेयरहाउस से जब आप छुड़ाएंगे तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन पास होगी, फिर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन पास होगा। ठीक है, ये 46 और 47 हो गया। एक ओवरव्यू मैंने दिया। इसके बाद 48 और एक 49 है, ये करते ही आपका इंपोर्ट प्रोसीजर खत्म होता है। 48 में है कि आपके गुड्स 30 दिन तक वो इंतजार करेंगे। आप वहां से उठा लो या वेयरहाउस में जमा करा लो या ट्रांसशिप कर लो, नहीं तो वो गुड्स क्या करेंगे? बेच देंगे। और 49 कहता है बेचने के बजाय वो कस्टम के पब्लिक वेयरहाउस में रख सकते हैं, जिसको वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 29 आने से पहले 4 सेक्शन लगने थे, 29, 30, 30A और 31, तो ये बात कर रहे हैं। तो आने से पहले ये कहता है वेसल एयरक्राफ्ट कहां पर आएगा? ये आएगा कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट पर। सीबीआईसी परमिट करे कहीं और तो आ सकता है वहां, नहीं तो कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट, अगर अनअवॉइडेबल कोज है, एक्सीडेंट हो रखा है, वेदर खराब है, तो कहीं और ला सकते हैं। लेकिन आते ही उसके 3 काम होंगे। वो इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर को, और उनके मांगने पर उनको लॉगबुक दिखाएगा। नंबर 2, वो वहां से गुड्स अनलोड नहीं करने देगा, पैसेंजर को जाने देगा। अगर मान लीजिए एयरक्राफ्ट में आग लगी है तो फिर तो वहां से जाने देना पड़ेगा ना पैसेंजर्स को, क्रू मेंबर्स को, और गुड्स को भी अनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, तो कहता है अगर ये जरूरी है हेल्थ सेफ्टी ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए तो उनको उतरने दे सकता है, और वो हर डायरेक्शन को फॉलो करेगा जो उसे दी जाती है। तो ये हुआ 29। अब ये कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट पे आना था। ओके, 29 हो गया। अब 30, डिलीवरी ऑफ इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट। ये क्या है जी? आईजीएम या आईआर। आईजीएम जो देनी है वो अराइवल से पहले देनी है वेसल एयरक्राफ्ट के केस में।
व्हीकल के केस में 12 घंटे के अंदर देनी है। अगर टाइम से नहीं दी तो 50,000 तक की पेनल्टी। अगर आपने इनकरेक्ट इनकम्प्लीट फाइल करी है तो अमेंड सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा 30। अब 30A, यहां पर हम बात करें पैसेंजर क्रू अराइवल मैनिफेस्ट की। ये डिपार्चर की जगह अराइवल कर ले। हाँ जी, पैसेंजर क्रू अराइवल मैनिफेस्ट कर लें। एयरक्राफ्ट वेसल के केस में बिफोर अराइवल और व्हीकल के केस में अपॉन अराइवल, मतलब आने के बाद। ये आपको पैसेंजर, इसके अलावा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये इनमें और इसमें फर्क क्या है, ये पीआईसी बनाता है, ये जैसे ड्राइवर है वो बना रहा है, लेकिन जहां से आपने अपनी टिकट बुक कराई थी ये वो बनाते हैं, जैसे एयरलाइन शिपिंग कंपनी ये बना रही है। तो ये 2 फाइल होती हैं। अगर ये टाइम से नहीं फाइल हुई तो यहां पर भी 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। तो 29 हो गया, 29 कहता है कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट पे आना। 30 से भी हो गया, 30 कहता था IGM-IR की बात, और 30 बोलता था पैसेंजर की लिस्ट, वो भी दे दी। अब आते ही क्या मिलेगा, एंट्री इनवर्ड। अगर आपने IGM फाइल कर दिया तो एंट्री इनवर्ड मिलेगा। एंट्री इनवर्ड अनलोडिंग की परमिशन, ये ऑर्डर है जिससे अनलोडिंग की परमिशन मिलती है, और ये सिर्फ वेसल के केस में होता है। अच्छा, ये MBA HP के लिए एंट्री इनवर्ड जरूरी नहीं है, मतलब मेल बैग्स, बैगेज, एनिमल, हैजार्डस गुड्स, पेरिशेबल गुड्स के लिए एंट्री इनवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। शॉर्ट नोट एंट्री इनवर्ड पे आता है तो ऐसे लिखना है। क्वेश्चन बैंक से हमने क्वेश्चन किए हैं, है ना, पीछे जो क्वेश्चन दे रखे थे हमने उससे क्वेश्चन किए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये 32, 33, 34, 36 तो यूं ओवरव्यू ही लेना था बस, तो इसलिए 2 लाइन ही है कि अब ये 4 सेक्शन आने से पहले लगे, 4 सेक्शन आने के बाद इंपोर्टेड गुड्स की अनलोडिंग होगी अगर 32 कहता है IGM-IR में लिखा हुआ है, अप्रूव्ड प्लेस पे होगी 33 कहता है, 34 कहता है कस्टम की सुपरविजन में होगी, 36 कहता है हॉलीडे वाले दिन अगर आपको अनलोड करना है या ओवर टाइम पे अनलोड करना तो ओवर टाइम फी पे करनी पड़ेगी। अब सेक्शन 35, ये क्या है, वाटर बोन या बोट नोट की। यहां पे अगर क्वेश्चन आता है तो हमें लिखना है वाटर बोन क्या होता है, पानी के रास्ते लेकर आना। तो देखेंगे ये आपके पास पेज नंबर 4 पर जो चार्ट था, ये देखेंगे, ये शिप कहीं दूर रुका हुआ पानी में और वहां से बोट में सामान लेकर पोर्ट पर लेके आ रहे हैं। पोर्ट को हम इस शिप को हमने पोर्ट पे बर्थ नहीं ली, पोर्ट पे किनारे पे नहीं लगाया। ये 3 वजह से ऐसा हो सकता है। पहले थर्ड पॉइंट पढ़े, स्मॉल कार्गो टू बी अनलोडेड। उस शिप को इंडिया में थोड़ा सा ही सामान अनलोड करना है तो फिर उसको यहां बर्थ लेने की जरूरत नहीं है। फिर पहला पार्ट, वो कंजस्टेड पोर्ट है, इतना भीड़ा पोर्ट है, ये शिप बहुत बड़ा है, अगर ये इंडिया में आएगा तो उसको डैमेज कर देगा हमारे पोर्ट को, इसलिए फिर हम इसको कहेंगे तू दूर ही रुक, बोट में सामान उतार के ले जाएंगे। और तीसरा, वेसल डजंट गेट बर्थ, भीड़ इतनी है यहां पे उसको बर्थ मिल ही नहीं रही है, तो दूर कहीं पानी में रोककर बोट में उतार कर सामान यहां पे हम ला सकते हैं। इसे बोलते हैं पानी के रास्ते लेके आना, जिसे वाटर बोर्न वर्ड यूज किया जाता है। ऐसा अगर करना है तो कस्टम ऑफिसर से बोट नोट लेना पड़ेगा। और सेक्शन 35 फिर आगे कहता है क्या, हाँ जी, ये वाटर बोर्ड करना है तो बोट नोट लेना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड जनरल परमिशन या स्पेशल परमिशन दे सकता है कि इन केसेस में बोट नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद माल उतर गया। अब सेक्शन 45, जो अनलोडेड गुड्स हैं वो किसकी कस्टडी में चले जाएंगे, वो कस्टोडियन की कस्टडी में चले जाएंगे, कस्टोडियन की कस्टडी में चले जाएंगे। जब तक वहां से माल क्लियर नहीं कराते आप होम कंजप्शन के लिए, वेयरहाउस के लिए, ट्रांसशिप, तो वो कस्टोडियन कस्टडी में रहेंगे, वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। अगर इसकी कस्टडी से कोई थेफ्ट होती है, पिल्फरेज होती है, तो इसके लिए ड्यूटी कस्टोडियन से ही ली जाएगी, और ड्यूटी का रेट किस दिन का होगा, जिस दिन IGM-IR फाइल हुआ था। वैसे ड्यूटी का रेट बिल ऑफ एंट्री वाले दिन का होता है, क्योंकि ये इंपोर्टर ने क्लियर नहीं कराया, इंपोर्टर के लिए बिल ऑफ एंट्री वाले दिन का होता है। ये हमने कस्टोडियन से ड्यूटी लेनी है, तो इसलिए हम इसके लिए किस दिन का रेट ले लेंगे, IGM या IR वाले दिन का ले लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इंपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर सेक्शन 46 और सेक्शन 47 देखेंगे। सेक्शन 46, सबसे पहले इंपोर्टर जो है एनी गुड्स का, चाहे वो एग्जम्प्ट है या ड्यूटेबल है, बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक फाइल करेगा। पेज नंबर 6 पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फाइल करेगा। अच्छा, अगर होम कंजप्शन वाले, अगर आप होम कंजप्शन क्लियर करा रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। अगर आप अभी गुड्स नहीं चाहिए तो आप बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउस फाइल करो, वेयरहाउस में जमा करा लो। जब वेयरहाउस से क्लियर कराना होगा तो आप एक्सबोर्ड बिल ऑफ एंट्री है, जिसे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन बोलते हैं, वो फाइल कर लेना। और जब वेयरहाउस में जमा कराते हैं तो इसे बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउस या इनटू बोर्न बिल ऑफ एंट्री बोला करते हैं। ओके, तो आपने वेयरहाउस ये बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी,
जो कुछ भी बिल ऑफ एंट्री में भरा ये एक्यूरेट कंप्लीट आपकी जिम्मेवारी है, इंपोर्टर आपकी जिम्मेवारी है। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे इनवाइस दिया है या सर्टिफिकेट ओरिजिन ऑफ गुड्स दिया है या कोई बिल ऑफ लेडिंग दिया है तो वो ऑथेंटिसिएट वो सही है, ये आपकी जिम्मेवारी है इंपोर्टर। और अगर प्रोहिबिटेड गुड्स कुछ नहीं है या रेस्ट्रिक्शन थी तो वो फॉलो कर रखे, कॉम्प्लाई करिए, ये इंपोर्टर आपकी जिम्मेवारी है। कब बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है? नेक्स्ट डे, जिस दिन कन्वेंस आया कन्वेंस के अगले दिन आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देनी है। लेट फाइल करोगे तो फिर लेट चार्जेस देने पड़ेंगे। लेट चार्जेस क्या है? 5,000 पर डे पहले 3 दिन के लिए और चौथे दिन से 10,000 पर डे। हाँ, यहाँ पे ये एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, ये साथ में आप मेंशन कर सकते हैं, ये एक्सक्लूडिंग हॉलीडे है। हॉलीडे है तो वो छोड़ दो, नहीं तो नेक्स्ट डे तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। क्या आप एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं? जी हाँ, आप 30 दिन पहले एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, क्या आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन की जगह वेयर हाउसिंग? जी हाँ, वो भी हो सकता है, ये वेयर हाउस से होम कंजप्शन, अगर कोई उनकी डिपार्टमेंट की ड्यूटी इफेक्ट नहीं हो रही है तो। ये हुआ सेक्शन 46। अब सेक्शन 47 में ड्यूटी पे करो और ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन पास करा लो। सबसे पहले सेक्शन 17 में आपने सेल्फ असेस करके ड्यूटी निकाली, अब ये चेक होगी, वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये ड्यूटी पे करनी है। सबसे पहले ड्यूटी ई पेमेंट करना मैंडेटरी है, किसके लिए? जो अक्रेडिट क्लाइंट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं उनको ई पेमेंट मैंडेटरी है, और जिनकी ड्यूटी 10,000 या उससे ऊपर बनती है एक बिल ऑफ एंट्री की, उन्हें भी ई पेमेंट करना मैंडेटरी है। कब पे करनी है? अगर आपने खुद ड्यूटी असेस करी तो सेम डे, उसी दिन जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करी। अगर आपकी प्रॉपर ऑफिसर ने असेसमेंट करी है, रीअसेसमेंट या प्रोविजनल असेसमेंट करी है तो नेक्स्ट डे, जिस दिन आपको बिल ऑफ एंट्री वापस मिली उसके अगले दिन तक। अच्छा, डेफर पेमेंट भी है, अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। नीचे डेफर पेमेंट भी है कि आप जब माल आएगा कस्टम पोर्ट पर, वहां से उठा के ले जाओ अपनी फैक्ट्री में, तभी ड्यूटी नहीं देनी। माल आता है उठा के ले जाओ अपनी फैक्ट्री पर, आपको ड्यूटी नहीं देनी। ये बड़े इंपोर्टर्स को अलाउ कर रखा है डेफर पेमेंट। कब ड्यूटी देनी है? 15 दिन की ड्यूटी 16 तारीख तक जमा करा दो, ऐसे उन्होंने अलाउ कर रखा है डेफर पेमेंट के लिए। अभी नीचे डिस्कस करते हैं डिटेल में। अगर आप टाइम से नहीं देते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेक्शन 47 कहता है कि अगर ड्यूटी पे कर दी है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन पास करता है। अगर वो प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है और आपने ड्यूटी पे कर दी है तो ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन पास करेगा। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। हाँ जी, ये आपकी डेफर पेमेंट ऑफ ड्यूटी किसको अलाउड है? डेफर पेमेंट ड्यूटी दो बंदों को अलाउड है, जो AEO टीयर 2 टीयर 3 प्रोग्राम के तहत सर्टिफाइड है, और दूसरा अथोराइज पब्लिक अंडरटेकिंग। इन दो को अलाउड है। ये कौन है? यूं समझ लीजिए बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के तहत अपने आपको सर्टिफाई कर दिया जाता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? AEO के बेनिफिट, एक तो आपको डेफर ड्यूटी, जब माल आएगा माल छुड़ा के अपनी फैक्ट्री पे ले जाओ, ड्यूटी नहीं देने की जरूरत, इकट्ठे 15 दिन की एक बार में पे कर देना। दूसरा, इनको टाइमली रिफंड मिल जाता है। तीसरा, ये पोर्ट पे 24 घंटे 7 दिन इनके लिए खुला हुआ, कभी भी आए कभी भी माल छुड़ा के ले जाए। डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, DPD जिसे बोला करते हैं। डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी का क्या मतलब है? डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी मतलब पोर्ट पे आया, वहां से सीधा फैक्ट्री पे ले जाओ, फैक्ट्री सीधा पोर्ट पर। वैसे क्या होता है? नो DPD का मतलब होता है पोर्ट से पहले CFS पे जाएगा, कंटेनर फ्री स्टेशन पर, और फिर वहां से फैक्ट्री में आएगा। तो ये बड़े बड़े इंपोर्टर जो AEO टीयर 2 टीयर 3 प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड, उनको ये बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इसलिए, और फिर इनके लिए, क्योंकि इनको ये बेनिफिट इतने सारे दे रहे हैं, तो हमने बोला सुन भाई, तेरे को ड्यूटी कैसे पे करनी है? एक डेफर्ड। तेरे को ड्यूटी कैसे पे करनी है? डेफर्ड, फायदा दे दिया तेरे को। और अथॉराइज पब्लिक अंडरटेकिंग को भी अलाउ कर दिया गया है। ये कौन होते हैं? जिनको अप्रूव कर रखा है डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कस्टम है। इनको अप्रूव कर रखा है डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कस्टम है, चाहे अथॉराइज पब्लिक अंडरटेकिंग हो चाहे अथॉराइज AEO वाला हो, ठीक है। अब ये डेफर्ड पेमेंट ड्यूटी 1 तारीख से 15 तारीख तक जो बिल ऑफ एंट्री से वापस की गई उसकी 16 तारीख तक जमा करा देगा। 16 तारीख से लास्ट मंथ तक जो बिल ऑफ एंट्री से वापस की गई वो अगले महीने की 1 तारीख तक। लेकिन मार्च महीने के लिए 16 से 31 मार्च को बिल ऑफ एंट्री जो इसे वापस मिली वो 31 मार्च तक जमा करानी है। डेफर्ड पेमेंट नहीं अलाउ होगी अगर 3 महीने में एक बार से ज्यादा के लिए उसने डिफॉल्ट किया है। कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स में अगर एक बार से ज्यादा के लिए उसने डिफॉल्ट किया है तो उसको डेफर्ड पेमेंट ड्यूटी खत्म हो जाएगी, फिर उसे पहले ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, फिर माल उठाएगा। लेकिन ये इसकी दोबारा शुरू हो जाएगी जब वो ड्यूटी और इंटरेस्ट पे कर देगा फुल। और उन गुड्स के लिए जिनका उसने बिल ऑफ एंट्री में नहीं दिखाया, जिसके लिए वो गड़बड़ करना चाहता था, उनके लिए उसे ड्यूटी तुरंत पे करनी पड़ेगी, उसके लिए उसे डेफर्ड पेमेंट अलाउ नहीं होगी।
अब ये ड्यूटी पे कैसे करनी है, इसके लिए सेक्शन 51A और 51B है। 51A इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, 51A इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और 51B इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है जी, सुनिए। मान लीजिए कि इंपोर्टर को ड्यूटी 2 लाख पे करनी है, ठीक है, इंपोर्टर को ड्यूटी 2 लाख पे करनी है, तो इस क्रेडिट लेजर में क्या होगा, अगर आपका कोई रिफंड बनता है ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में, मान लीजिए आपने यूएसए से इंडिया में इंपोर्ट किया वुड पे इंपोर्ट ड्यूटी दे दी, ठीक है, इससे आपने टेबल बनाई, टेबल को किया एक्सपोर्ट, तो ये इंपोर्ट ड्यूटी का आपको रिफंड मिलना है, इसे हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। मान लीजिए 1 लाख आपका बनता है, ये आपको कैश रिफंड देने की बजाय या आपके बैंक अकाउंट में देने की बजाय ये हम क्रेडिट लेजर ओपन कर देंगे आपका, उसके क्रेडिट में डाल देंगे, आपको कैश रिफंड नहीं देंगे, हम एक क्रेडिट लेजर ओपन कर देंगे, उसमें 1 लाख डाल देंगे। या कोई आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना है, जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख का एक्सपोर्ट किया था, उस पर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट 5% मिलना है, जिसको हम MEIS या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पढ़ेंगे, मर्केंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम बोलते हैं। मान लीजिए उसका 5,000 आपको मिलना है, वो भी हम आपके इस क्रेडिट लेजर में डाल देंगे। अब आपको 2 लाख ड्यूटी देनी थी, आप 1,05,000 यहां से ड्यूटी पे कर सकते हैं डेबिट में लिख के, डेबिट करेंगे तो आप 1,05,000 ड्यूटी यहां से पे कर देंगे। अभी आपको 95,000 और पे करना है, तो आप कैश लेजर से पे करेंगे। कैश लेजर में पे करने के लिए पहले आपको चालान डिपॉजिट करके इसमें बैलेंस डालना पड़ेगा, वो चालान डिपॉजिट करेंगे तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, फिर आप ड्यूटी पे करेंगे तो डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रेडिट लेजर हो गया और ये हमारा कैश लेजर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब इसके बाद सेक्शन 48 और सेक्शन 49। सेक्शन 48 क्या कहता है, जो गुड्स उतारे वो कस्टोडियन की कस्टडी में, जब तक वो होम कंजप्शन वेयरहाउस या ट्रांसशिप नहीं होते हैं तब तक वो कस्टोडियन कस्टडी में है। अगर 30 दिन तक वो इंतजार करता फिर भी आप नहीं आते हैं, एक्सटेंडेड अगर एक्सटेंशन दी गई तो एक्सटेंडेड टाइम तक इंतजार करता है, आप नहीं आते तो वो गुड्स को बेच देंगे आफ्टर नोटिस टू इंपोर्टर एंड परमिशन विद प्रॉपर ऑफिसर। लेकिन ध्यान रहे, हम 30 दिन से पहले बेच देंगे एनिमल पेरिशेबल हजार्डस गुड्स को, इसके लिए इंतजार 30 दिन का नहीं करेंगे। और आर्म्स एम्युनिशन ये कैसे बेचनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, क्योंकि इनको पब्लिक ऑक्शन में सेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये 30 दिन का इंतजार किया, हम इसको बेचने के बजाय हम कस्टम के पब्लिक वेयरहाउस में डाल सकते हैं, जिसे वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग भी बोलते हैं। ये सेक्शन 49 में आएगा, हम उसको स्टोर कर देंगे वेयरहाउस में। इंपोर्टर का हेल्थ इश्यू, इंपोर्टर अगर एप्लीकेशन फाइल कर दे कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, वो चाहे होम कंजप्शन वाले गुड्स लाया था या वेयरहाउस वाले गुड्स लाया था, उसे पब्लिक वेयरहाउस में जमा कर दिया जाएगा 30 दिन के लिए। इसे फर्दर 30 डेज एट अ टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट पेज भी हमारा हो गया। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पर, अब हमारा एक्सपोर्ट वाला आ गया जी। एक्सपोर्ट प्रोसीजर देखेंगे जी। बस ये चार्ट कर ले, नेक्स्ट पेज वाला डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी चार्ट से हो जाएगा। आप पहले इंपोर्ट प्रोसीजर याद कीजिए, एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपका साथ साथ हो जाएगा। हाँ जी, देखेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में इंपोर्टर वहां क्या फाइल करता था, बिल ऑफ एंट्री, या एक्सपोर्टर फाइल करेगा शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। शिपिंग बिल वेसल एयरक्राफ्ट के केस में, व्हीकल के केस में बिल ऑफ एक्सपोर्ट सेक्शन 50 में। बिल ऑफ एंट्री भी इलेक्ट्रॉनिक फाइल होती थी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक फाइल हो। अगर बिल ऑफ एंट्री मैन्युअली फाइल हो सकती है, अगर पोर्टल डाउन है इनका डिपार्टमेंट का, तो ये भी मैन्युअली फाइल हो सकता है। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी पे होती थी, यहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी पे होगी, अगर लगती है तो जनरली एक्सपोर्ट ड्यूटी नील है। फिर इसके बाद वहां क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन पास होता है ऑर्डर सेक्शन 47 में। यहां सेक्शन 51 में क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन पास होगा, जिसे लेट शिप या लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये परमिशन मिल गई एक्सपोर्टर को कि तुम माल लोड कर सकता है, तो एक्सपोर्टर इस शिपिंग बिल की कॉपी, ड्यूली पास शिपिंग बिल की कॉपी किसको दे देगा, ये दे देगा पीआईसी को। पीआईसी को बोलेगा तो एंट्री आउटवर्ड ले ले, जैसे इंपोर्ट में एंट्री इनवर्ड होता है या एंट्री आउटवर्ड होता है, एंट्री आउटवर्ड से लोडिंग की परमिशन मिल जाती है, तो पीआईसी को बोलेगा तो एंट्री इनवर्ड आउटवर्ड ले ले, तो इसको एंट्री आउटवर्ड ले लेगा प्रॉपर ऑफिसर से, फिर ये माल को लोड कर लेगा। जाने से पहले ये एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट ये और वो पैसेंजर क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल करके जाएगा। जैसे वहां पर आईजीएम था, इंपोर्ट मैनिफेस्ट था, या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट है, और पैसेंजर क्रू अराइवल मैनिफेस्ट है या पैसेंजर क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट है, तो ये फाइल करेगा। और एक काम और करना जाने से पहले कि जब भी वो वेसल को ले जाने लगेगा तो उसे एक ऑर्डर लेना है कि हाँ वो चेक करेंगे सब ड्यूज पेज हो गए हैं, तो फिर वो आपको ऑर्डर दे देंगे, आप जा सकते हैं। ये हुआ हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर डिटेल में। ये आपको यही सेम आपको ये नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, ये आप खुद रीड कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे रिवीजन में, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट क्या है जी, नीचे चार्ट में देखेंगे।
यूएसए से 1100 यूनिट चले, इसमें मुंबई वाले बायर के 200 यूनिट है, कोलकाता वाले बायर के 300 यूनिट है, जापान वाले बायर के या श्रीलंका वाले बायर के 600 यूनिट है। ठीक है, ओके। अब 200 यूनिट मुंबई वाले बायर के हैं, शिप पहले मुंबई पोर्ट पे आ रहा है, तो मुंबई पोर्ट पे आने से पहले उसे आईजीएम फाइल करना, इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करना, उसमें उसे बताना होगा लैंडेड कार्गो होगा 200 यूनिट। मैं इसी कन्वेंस में आगे ले जाऊंगा, सेम कन्वेंस में मैं आगे ले जाऊंगा कोलकाता वाले बायर के यूनिट 300, उसे हम गुड्स इन ट्रांजिट नाम देंगे विद इन इंडिया। और इसी कन्वेंस में फिर मैं आगे ले जाऊंगा जापान में 600 यूनिट, उसे हम गुड्स इन ट्रांजिट आउटसाइड इंडिया का नाम देंगे, गुड्स इन ट्रांजिट आउटसाइड इंडिया का नाम देंगे। तो ये आईजीएम में बताना पड़ेगा, बस गुड्स इन ट्रांजिट के केस में यही एक रिक्वायरमेंट है, आईजीएम में बताना पड़ेगा आपको कि सेम कन्वेंस पे जो आगे वाले बायर के यूनिट्स हैं, कोलकाता वाले बायर के आप वो कोलकाता पोर्ट पे ले जाएंगे और फिर वो आगे जापान पोर्ट पर ले जाएंगे, इन्हें हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। लेकिन अगर ये कन्वेंस चेंज कर दिया, इस शिप से दूसरे शिप में माल लोड करके अगर हम फिर कोलकाता पोर्ट पे फिर जापान पोर्ट पर लेके गए, तो इसे हम गुड्स इन ट्रांजिट की जगह गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट की जगह हम क्या नाम दिया करते हैं? गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट नाम दिया करते हैं। तो ये अगर 300 600 900 यूनिट अगर हम दूसरे कन्वेंस में लोड करके ले जाते हैं यहाँ पे, तो इसे हम क्या नाम देंगे? गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट नाम देंगे। अब सवाल ये है, मुंबई पोर्ट पर ड्यूटी कितनी के लिए पे होगी? मुंबई वाला बायर अपने 200 यूनिट की ड्यूटी पे करेगा, कोलकाता पोर्ट पर कोलकाता वाला बायर 300 यूनिट की पे करेगा। जापान का हमें क्या लेना, आउट इंडिया वो अपना जाने, हमें उससे क्या मतलब। तो यहां पर सेक्शन 55 कहता है कि ट्रांसशिपमेंट के केस में ड्यूटी जो पेबल होगी डेस्टिनेशन पोर्ट पे होगी। गुड्स इन ट्रांजिट जब उसका नाम है, गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट जब उसका नाम है, तभी उस मुंबई पोर्ट पर उसकी ड्यूटी नहीं पे होगी, डेस्टिनेशन पोर्ट पर पे होगी, जैसे कि वो वहां पर फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किया गया है। तो डिफरेंस देखेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट सेक्शन 53 में है, ट्रांसशिपमेंट 54 में है। कन्वेंस ट्रांजिट में सेम रहता है, ट्रांसशिपमेंट में दूसरे में अनलोड करके ले जाते हैं तो ये चेंज होता है, कन्वेंस चेंज होता है। ट्रांजिट में रिकॉर्ड कंटिन्यू रहते हैं, यहाँ रिकॉर्ड कंटिन्यू रहते हैं क्योंकि कन्वेंस चेंज हो रहा है। मैनिफेस्ट में लिखना है या रिपोर्ट में लिखना है, गुड्स इन ट्रांजिट का नाम बॉटम कार्गो के नाम से लिखा हुआ होता है आईजीएम में, इंपोर्ट मैनिफेस्ट में या इंपोर्ट रिपोर्ट में बॉटम कार्गो के रूप में। यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट वालों का नाम ट्रांसशिपमेंट के नाम से लिखा होता है। गुड्स इन ट्रांजिट के किसी सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांसशिप क्योंकि दूसरे शिप पे जा रहे सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है। ट्रांसशिपमेंट में एक और बात है, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट भी पेश करना पड़ेगा। आईजीएम में तो लिखा है, मैनिफेस्ट में तो लिखा है, इसके अलावा बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट भी पेश करना होगा। ठीक है, अगर इंटरनेशनल जा रहा है तो फिर ट्रांसशिपमेंट की जगह, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट की जगह डिक्लेरेशन से काम चल जाता है। इसके फिर आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए यहां तक हमारा रिवीजन हो गया, अब हम आगे शुरू करेंगे। जो फास्ट ट्रैक बैच के बच्चे हैं वो पेज नंबर 10 निकालेंगे, 25.10, और जो मेन बैच के बच्चे हैं वो निकालेंगे पेज नंबर 9, एक पेज आगे पीछे है। ठीक है, तो ये समरी फटाफट से निकालेंगे। इसमें हम सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे पोस्ट वाला, जल्दी 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 फटाफट। फास्ट ट्रैक वाले बच्चे निकालेंगे पेज नंबर 25.10 समरी का अपनी बुक का, और मेन बैच वाले बच्चे पीछे समरी में पेज नंबर 9 निकालेंगे। अब मैं आगे पेज नंबर नहीं बताऊंगा, फटाफट से अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए फटाफट से अब आगे आगे ऐसे सीक्वेंस में पढ़ते रहेंगे। लीजिए, सबसे पहले निकल गया मेन बैच, पीछे समरी पेज नंबर 9। जी जी जी, अगर आप कुरियर या पोस्ट ऑफिस के थ्रू इंपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी का रेट किस दिन का लगेगा? आप इंपोर्ट वेसल के थ्रू कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट व्हीकल के थ्रू कर रहे हैं? अगर आप वेसल के थ्रू इंपोर्ट कर रहे हैं तो जिस दिन पोस्ट मास्टर लिस्ट बना के देता है, ये पार्सल लेके आए हो, वो लिस्ट जो बना के देता है, डेट जिस दिन पोस्टल अथॉरिटी वो लिस्ट बना के देती है, या अथोराइज कुरियर वाला लिस्ट बना के देता है ऑफिसर को कि ये गुड्स लेके आए हैं, तो उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लगता है। लेकिन अगर वेसल लेटर आया तो हम क्या ले लेते हैं? इन दोनों में से लेटर। अगर अराइवल ऑफ वेसल लेटर है तो इन दोनों में से लेटर क्या होगा? अराइवल ऑफ वेसल, तो हम ये लिया करेंगे। लेकिन एयरक्राफ्ट व्हीकल के केस में अगर आप इंपोर्ट एयरक्राफ्ट व्हीकल के थ्रू कर रहे हैं तो फिर लिस्ट जिस दिन प्रेजेंट करी है पोस्ट अथॉरिटी या अथॉराइज कुरियर ने, उसी डेट की ही रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी। या अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट व्हीकल से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, अगर आप इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट की बात करें, अगर आपने एक्सपोर्ट किया है पोस्ट या कुरियर के थ्रू, तो पोस्ट या कुरियर के थ्रू अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो फिर ड्यूटी का रेट किस दिन का लगेगा? जिस दिन एक्सपोर्टर गुड्स डिलीवर करके आया, उनको एक्सपोर्टर गुड्स डिलीवर करके आया पोस्टल अथॉरिटी अथॉराइज कुरियर को। नेक्स्ट, अब हम करने जा रहे हैं स्टोर्स का चैप्टर। स्टोर्स के चैप्टर में सबसे पहले फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन। इसमें एक मीन्स पार्ट है। मीन्स पार्ट क्या है?
वो कहता है फॉरेन कंट्री के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट में जो शिप या एयरक्राफ्ट, जो वेसल या एयरक्राफ्ट आता जाता रहता है, वो फॉरेन कंट्री से इंडिया में जा रहा है या इंडिया से फॉरेन कंट्री में आ रहा है, वो पैसेंजर या गुड्स साथ लेके वो होगा फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट। या इंडिया के किसी इंटरमीडिएट पोर्ट को टच करके जा रहा है, पहले मुंबई से दिल्ली जाता है, फिर दिल्ली से यूएस से जाता है, तो उसे भी हम बोलेंगे फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट। अच्छा जी, ये हुआ हमारा मीन्स पार्ट इसका, ये हुआ हमारा मीन्स पार्ट। इंक्लूड्स पार्ट में तीन पॉइंट आएंगे। क्या? फॉरेन गवर्नमेंट के नेवी के वेसल को, फॉरेन गवर्नमेंट के नेवी के वेसल को हम बोलेंगे फॉरेन गोइंग वेसल। दूसरा, वेसल जो फिशिंग पर्पज से बाहर जाता है, कहां? आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर, उसे हम बोलेंगे फॉरेन गोइंग वेसल। और एक अगर अदर ऑपरेशन के लिए, जैसे ऑयल गैस निकालने के लिए जा रहा है, तो हम आउटसाइड इंडिया देखेंगे। अगर आउटसाइड इंडिया जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे फॉरेन गोइंग वेसल। नंबर 3, वेसल या एयरक्राफ्ट किसी भी पर्पज से आउटसाइड इंडिया जा रहा है तो वो भी होगा फॉरेन गोइंग वेसल। ये हुआ फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन। अब इसका लिंक किससे है? इसका लिंक है स्टोर से। जो ये फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट होता है, ये स्टोर्स कंज्यूम कर सकता है बिना ड्यूटी के। तो स्टोर्स क्या होता है? स्टोर्स है आपका फ्यूल, स्पेयर पार्ट, अदर आर्टिकल इक्विपमेंट जो उस वेसल एयरक्राफ्ट में रखा हुआ है। इसके अलावा डेली यूज के जो गुड्स उसमें रखे हुए हैं वो इसके मीन्स पार्ट में आते हैं। ओके, फिर इसका लिंक स्टोर्स के चैप्टर से क्या है, इस छोटे से चार्ट से समझ सकते हैं। स्टोर्स कंज्यूम कर सकता है, सेक्शन 87 कहता है बिना ड्यूटी के। स्टोर कंज्यूम कर सकता है फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट बिना ड्यूटी के। तो एंजेला जोली जो अपना वेसल लेके आ रही है, जो इसमें स्टोर्स है, वो कंज्यूम हो सकता है बिना ड्यूटी के। स्टोर्स जो बाकी बचा रहा, सेक्शन 86 कहता है वो उसी वेसल एयरक्राफ्ट पे चला जाएगा वापस, इन ट्रांजिट ले जाएंगे वो वापस, उस पर भी ड्यूटी नहीं लेंगे। अगर स्टोर्स एक वेसल से दूसरे वेसल को, जो कि फॉरेन गोइंग है, दोनों फॉरेन गोइंग हैं, तो उसे ट्रांसशिप बोलते हैं, उस पर भी ड्यूटी नहीं लेंगे। और लास्ट, स्टोर्स को वेयरहाउस में रखा जा सकता है बिना ड्यूटी एसेस के। जैसे एक मिस्टर ए है, मान लीजिए एविएशन टरबाइन फ्यूल इंपोर्ट करके लाता है और उसका काम है इंटरनेशनल फ्लाइट को बेचना। तो इंटरनेशनल फ्लाइट क्या है? फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट है। तो वो उस स्टोर्स को वेयरहाउस में रखवा सकता है बिना ड्यूटी एसेस किए हुए, बिना कोई ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड फर्निश किए हुए। ये था हमारा सेक्शन 85। इसके बाद सेक्शन 88, अगर स्टोर्स, मान लीजिए अगर स्टोर्स आपने ड्यूटी पे करके क्लियर करा लिया है, ड्यूटी पे करके क्लियर करा लिया है, तो फिर अगर आप ये स्टोर्स इस फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को देते हैं तो इस ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा। कितना? ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। जनरली ये 98% मिलता है। तो वेसल के लिए तो चाहे फ्यूल लुब्रिकेटिंग या अदर स्टोर्स हो 98% ही मिलता है। एयरक्राफ्ट के लिए सिर्फ फ्यूल लुब्रिकेटिंग अगर दिए तो 100% ड्रॉबैक है, लेकिन अदर स्टोर्स दिए फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट को तो फिर 98% ही है जो जनरल परसेंटेज है ड्यूटी ड्रॉबैक की। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगर वेयरहाउस को स्टोर्स दिए हैं, वेयरहाउस में रखवाए हो तो बिना ड्यूटी के रखवाए होंगे। यही वेयरहाउस से फॉरेन गोइंग वेसल को दिए गए, एयरक्राफ्ट को दिए गए, तो इस पे ड्यूटी नहीं लगेगी। तो वेयरहाउस गुड्स अगर सप्लाई किए जाते हैं फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट को तो ड्यूटी नहीं लगेगी। नेक्स्ट, क्या इंडिया वाला स्टोर्स, अभी तो हम इंपोर्टेड स्टोर्स की बात कर रहे थे, क्या इंडिया वाला स्टोर्स, जैसे इंडिया वाली दारू, देसी दारू, क्या ये फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट को बिना ड्यूटी के, बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के दी जा सकती है? जी हाँ, लेकिन कितनी क्वांटिटी में दी जाएगी प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा। एयरक्राफ्ट के वेसल के साइज को देखकर, पैसेंजर के नंबर को देखकर, उसकी जर्नी की लेंथ को देखकर कितनी क्वांटिटी देनी है वो डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 90, क्या इंडिया के नेवी के वेसल को हमने फॉरेन गोइंग वेसल नहीं माना, लेकिन क्या इसे भी वही सहूलियत दे रखी है जो कि फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट को है? जी हाँ, वेयरहाउस गुड्स इंडिया के नेवी के वेसल को दिया जा सकता है, इंडिया के नेवी के वेसल को दिया जा सकता है नो ड्यूटी। यहां लिखेंगे नो ड्यूटी, नेवी नहीं, नो ड्यूटी, नो ड्यूटी। स्टोर्स, अच्छा स्टोर्स सप्लाई टू इंडियन नेवी वेसल, इसे एक्सपोर्ट माना जाता है, इसलिए अगर कोई ड्यूटी पेड इंपोर्टेड स्टोर्स हमने इंडियन नेवी के वेसल को दिया है तो 100% ड्रॉबैक मिल जाएगा, 100% ड्रॉबैक मिल जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पेज पर, नहीं अब ड्यूटीज ऑफ कस्टम है नेक्स्ट। तो अब इसके बाद आएंगे बैगेज के चैप्टर पर, बैगेज के चैप्टर पर आएंगे। पेज नंबर मेन बुक का समरी में पेज नंबर 13 है और हमारा फास्ट ट्रैक बैच वाली बुक में पेज नंबर 15 है। ठीक है जी, फटाफट से निकालेंगे बैगेज का चैप्टर, बैगेज का चैप्टर फटाफट से। हाँ जी, बैगेज
बैगेज क्या है जी? इंडिया बैगेज सिंपल शब्दों में समझने के लिए, आप फॉरेन कंट्री घूमने गए तो फास्ट ट्रैक वाले बैच वाले कौन से पेज पे आ गए? पेज नंबर 15 पर, 25.15 पे, और मेन बैच वाले बुक पीछे समरी में पेज नंबर 13 पर। तो देखेंगे इंडिया वाला पर्सन फॉरेन कंट्री घूमने गया, जो शिपिंग करके गुड्स लाया उसे बैगेज कहते हैं। या बाहर वाला टूरिस्ट फॉरेन कंट्री का टूरिस्ट इंडिया में घूमने आ रहा है, तो जो अपने साथ सामान लेके आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? बैगेज बोलेंगे। लेकिन बैगेज की जो लीगल डेफिनेशन है वो है ये तो आपको समझ के लिए थी। बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज। अनअकम्पनीड बैगेज क्या होता है? जो पैसेंजर के साथ नहीं आ रहा, पैसेंजर के आने से पहले आ गया या आने के बाद आया, वो है अनअकम्पनीड, वो उसका कंपनी नहीं कर रहा, लेकिन इसमें मोटर व्हीकल नहीं आएगा। हाँ जी, यहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए वैसे आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होता है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, लेकिन ये पर्सनल नेचर के गुड्स हैं, यहां कोई आईईसी नहीं चाहिए, यहां कोई बिल ऑफ एंट्री नहीं, यहां एक डिक्लेरेशन फॉर्म, जब आप फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट में आ रहे होते हैं उसी समय आपको वहीं पे फ्लाइट में फॉर्म मिल जाता है, जिसे डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं, वही फाइल करना होता है। इसी दिन का ड्यूटी का रेट लगेगा। ड्यूटी का रेट बैगेज का वैसे तो 100% है, लेकिन इसे अभी माफ करेगा तो ये 35% है। इस पे 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो इफेक्टिव रेट 38.5% है। एक लैपटॉप 18 साल या उससे ऊपर वाला बंदा जब अपने साथ लेके आ रहा है तो एक लैपटॉप होगा माफ। कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, लैपटॉप होगा माफ। ओके। 80 सेक्शन 80 टेम्परेरी डिटेंशन। फॉरेन कंट्री से इंडिया में कोई बंदा आ रहा है, अपने साथ में ड्यूटेबल और प्रोहिबिटेड गुड्स ले, एंजेला जोली अपने साथ में प्रोहिबिटेड गुड्स ले आई, उसे पता नहीं था नशेड़ी है, गांजा खाती है, तो यहां पे आते ही उसने बोला मुझे नहीं पता था कि आपके इंडिया में अलाउड नहीं है, हमारे वहां तो अच्छा खूब चलता है। बोले यहां एक काम कर मेरी माँ, यहां छोड़ जा, इसको टेम्परेरी डिटेन कर, हमारे को रखने दे, जब तू जाएगी वापस ले जाइयो। तो ड्यूटेबल या प्रोहिबिटेड गुड्स अगर वो लाए हैं यहां छोड़ जाए, ट्रू डिक्लेरेशन दे दे, डिटेन कर लेंगे और वापस जब वो जाएगा उसे वापस लौटा दिया जाएगा, या उसका ऑथराइज्ड पैसेंजर जब जाएगा उसे वापस लौटा दिया जाएगा जी। तो उस पर हम ड्यूटी नहीं लेंगे फिर। अच्छा, जब आप इंडिया में आते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे, एक ग्रीन चैनल से बाहर निकलना एयरपोर्ट से, दूसरा रेड चैनल से बाहर निकलना। अगर आपके पास ड्यूटेबल गुड्स हैं तो आप रेड चैनल से बाहर जाएंगे क्योंकि ड्यूटी पे करके जाना है। ग्रीन चैनल से तो बिना ड्यूटी पे के आप निकल सकते हैं क्योंकि ड्यूटेबल गुड्स आप लाए ही नहीं है। ओके जी। फिर इसके बाद इसमें 3 अनेक्शर यूज होंगी। अनेक्शर 1 वाले जो गुड्स हैं उन पे ड्यूटी का रेट 100% लग जाएगा, प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो 110% लग जाएगा। मतलब जैसे फायर आर्म्स आप नहीं ला सकते, इसके लिए एग्जाम, मतलब इसे जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलता, ला सकते हैं जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलता। कारतूस इसमें 50 तक तो अलाउड है जनरल फ्री अलाउंस में, लेकिन इससे ऊपर वाले यहां पर इसे जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलता। ठीक है जी। इसे समझने के लिए आइए एक बार नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमारे पास बैगेज के रूल्स हैं। रूल 3, इंडियन रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब क्या है? जिसके पास इंडिया का वैलिड पासपोर्ट और नॉर्मली इंडिया में रहता है। टूरिस्ट का मतलब है जो इंडिया में घूमने आया, कितने समय के लिए? साल भर में 6 महीने तक। अगर वो आता है तो हम टूरिस्ट ही मानेंगे उसे, वो टूरिस्ट वीजा पे ही आया हुआ होगा। हाँ जी, इसमें इनके लिए पर्सनल इफेक्ट, यूज पर्सनल इफेक्ट माफ होंगे ना। व्हाट इज पर्सनल इफेक्ट? जो डेली नेसेसिटी की उसकी चीजें हैं, जैसे क्लोथ्स, टूथपेस्ट, ब्रश, टॉवल, शेविंग, ये चीजें अगर यूज्ड हैं, नई वाली नहीं, यूज, जैसे आप बाहर घूमने गए तो आप ये अपने साथ कुछ कपड़े, टूथपेस्ट, ब्रश, टॉवल ये सब लेके जा रहे हैं, ये वापस लेके आओगे, यूज पर्सनल इफेक्ट है, ये बिना कोई लिमिट के माफ होंगे। और एक ट्रेवल सेमिनार, ये बिना कोई लिमिट के माफ होते हैं, जैसे स्मृति चिन्ह। ठीक है जी। किस किस के लिए माफ है? रूल 3 में इंडियन रेजिडेंट के लिए जो बाहर घूमने गया है, फॉरेनर जो इंडिया में रह रहा था, या टूरिस्ट ऑफ इंडियन नस्ल का टूरिस्ट, एक्सक्लूडिंग इन्फेंट। इन्फेंट कौन होता है जी? जिसकी एज 2 साल तक है, 2 साल तक है, नॉट मोर देन 2 ईयर्स ऑफ एज। इसके लिए सिर्फ यूज पर्सनल इफेक्टिव माफ होता है, यूज पर्सनल इफेक्टिव माफ होता है, जैसे डायपर, दूध, यूज पर्सनल इफेक्टिव माफ होता है। ओके। तो 3 की बात करें, इंडियन रेजिडेंट फॉर रिजाइडिंग इन इंडिया और इंडियन नस्ल का, इंडियन ओरिजिन का पर्सन, अगर ये इंडिया में आ रहे हैं, ये इंडिया में आ रहे हैं, बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, बाहर घूमने गए हुए थे, अब ये इंडिया में आ रहे हैं, कहां से? 3 कंट्री को छोड़कर, नेपाल, भूटान, म्यांमार को छोड़कर। अगर ये इंडिया में आ रहे हैं तो यूज पर्सनल इफेक्ट बिना कोई लिमिट के माफ, ट्रेवल सेमिनार बिना कोई लिमिट के माफ। इसके अलावा बाकी नए चीजें जो परचेज करके आए हैं, नई आर्टिकल्स जो परचेज करके आए हैं, उसमें 50,000 तक की एग्जम्पशन मिलेगी, 50,000 तक की एग्जम्पशन होगी। लेकिन अगर विदेशी नस्ल का, जैसे एंजेलिना जोली यहां पे आ रही है, फॉरेन ओरिजिन की पर्सन है, अगर यहां टूर पे आ रही है, यहां घूमने आ रही है, तो फिर अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रही है, तो फिर ये यूज पर्सनल इफेक्ट ये तो पूरे माफ हैं, लेकिन बाकी नए वाले कुछ 15,000 तक माफ होंगे।
तो विदेशी टूरिस्ट के लिए हमने कितना माफ कर रखा है? 15,000 तक माफ कर रखा है, 50 की जगह 15,000 तक माफ कर रखा है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें अनेक्षर 1 वाले आर्टिकल्स माफ नहीं होंगे, अनेक्षर 1 वाले आर्टिकल्स माफ नहीं होंगे। तो इस जनरल फ्री अलाउंस में अनेक्षर 1 वाले आर्टिकल्स नहीं आएंगे भाई। अनेक्षर 1 वाले आर्टिकल्स पे इसलिए ड्यूटी का रेट 110% लगेगा। ये जो अनेक्षर 1 वाले नहीं है वो यहां पे आ जाएंगे, जो इनको छोड़ के बाकी अमाउंट, जो एग्जाम्पशन के बाद बाकी अमाउंट बचेगा, उस पर ड्यूटी का रेट 38.5% लगेगा। तो अनेक्षर 1 वाले आर्टिकल्स हैं क्या क्या? फायर आर्म्स है, कारतूस 50 तक अलाउड है, सिगरेट 100 तक अलाउड है, सिगार 25 तक अलाउड है, टोबैको 125 तक अलाउड है। इनसे ज्यादा क्वांटिटी अगर होगी वो आप नॉन ड्यूटी फ्री अलाउंस में डालेंगे, उस पर 110% लगेगा। जो इतनी क्वांटिटी तक हैं वो अलाउंस के एग्जाम्पशन लेने के बाद बाकी जो अमाउंट बचेगा उस पर ड्यूटी 38.5% पे करेंगे। ऐसे अल्कोहलिक लिकर 2 लीटर तक अलाउड है, 2 लीटर से ज्यादा होगा तो नॉन ड्यूटी फ्री अलाउंस में जाएगा। फ्लैट पैनल अलाउड नहीं है, इस पे सीधा 110% लगेगा। ओके, फिर इसके बाद हाँ जी, अब अगर आप इन 3 कंट्री से आ रहे हैं, एनबीएम नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हैं, इंडियन रेजिडेंट है, फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया वाला है या टूरिस्ट है, ये अगर नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हैं, ये यूज पर्सनल इफेक्ट तो बिना कोई लिमिट के माफ है। लेकिन बाकी गुड्स के लिए 15,000 की एग्जाम्पशन मिलेगी, वो भी तब मिलेगी जब एयर वाले रूट से आ रहे हो। लैंड वाले रूट से आ रहे हैं तो सिर्फ यूज पर्सनल इफेक्ट ही माफ होगा, ये 15,000 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, एक पैसेंजर का यूज पर्सनल इफेक्ट दूसरे के साथ में क्लब नहीं किया जाएगा। मतलब एक, मान लीजिए 2 मियां बीबी आ रहे हैं, वो एक ही डिक्लेरेशन फाइल करते हैं तो सिर्फ 50,000 की एग्जाम्पशन मिलेगी, सिर्फ 50 या 15 की, जो भी उसके एप्लीकेबल होगी वही एग्जाम्पशन मिलेगी। हाँ जी, लेकिन अगर मान लीजिए मिस्टर एंड मिसेज आ रहे हैं, वो 2 अलग अलग डिक्लेरेशन फाइल करते हैं कुछ अलग अलग गुड्स के लिए, तो दोनों को अलग अलग 50-50 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। मान लीजिए मिस्टर ए मिसेज 60,000 70,000 का सामान लेके आ रहे हैं, मिस्टर ए ने अपनी डिक्लेरेशन अलग दी, मिसेज ए ने अपनी डिक्लेरेशन अलग दी, तो दोनों को 50-50 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन एक डिक्लेरेशन दी तो फिर 50,000 की ही एग्जाम्पशन मिलेगी, या अगर 15,000 वाली होगी तो 15,000 की एग्जाम्पशन मिलेगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपको बता दिया जाए, रूल 5 कहता है, ये ज्वेलरी के लिए है, अगर आप बाहर कम से कम 1 साल रुक के आ रहे हैं तो ज्वेलरी कितनी माफ होगी? जेंटलमैन के लिए वैल्यू अप टू 20 ग्राम और 50,000 विच एवर लेस। लेडी पैसेंजर के लिए उनको ज्यादा ज्वेलरी यूज करनी होती है, ज्यादा डालती हैं, तो वैल्यू अप टू 40 ग्राम और 1 लाख विच एवर लेस, इतना माफ होगा। हाँ जी, क्या ज्वेलरी इस जनरल फ्री अलाउंस में माफ की जा सकती है अगर आप 1 साल से पहले आ रहे हैं? क्योंकि ये वाली एग्जाम्पशन तब है जब 1 साल के बाद आ रहे हैं। अगर 1 साल से पहले आ रहे हैं तो जनरल फ्री अलाउंस में उस ज्वेलरी की एग्जाम्पशन दी जा सकती है, ये यहां पर यही मेंशन कर रखा है। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट रूल, इसके बाद रूल 8 और रूल 9, पहले अनअकम्पनीड बैगेज के लिए रूल 3-4 वाली एग्जाम्पशन उन्होंने स्पेसिफिकली मना कर रखे। उन्होंने बोला था ये आर्टिकल्स 50,000 वाले या 15,000 वाले तभी माफ है जब ये अकम्पनीड बैगेज हो, अपने साथ आप लेके आ रहे हैं। अगर आपके आने से पहले आने के बाद आता है वो अनअकम्पनीड बैगेज है। ये अनअकम्पनीड बैगेज किसे नाम देंगे? वो कहता है, यहां मैंने चार्ट बनाया कि अराइवल के 1 महीने के अंदर आया या 2 महीने पहले आया, इसमें थोड़ी थोड़ी एक्सटेंशन मिल सकती है, उसे हम अनअकम्पनीड बैगेज बोलते हैं। इस पे भी फ्री अलाउंस वाले प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर स्पेसिफिकली मना नहीं कर रखा है। जैसे रूल 3 में मना कर रखा है, अगर स्पेसिफिकली मना नहीं किया तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्रू मेंबर्स के लिए अगर वो अभी जॉब में है तो सिर्फ 1500 तक माफ होता है। वो क्या ला सकते हैं? चॉकलेट, चीज, ऐसे छोटे पैटी वैटी के पैकेट, 1500 तक माफ होता है। लेकिन जब उनकी जॉब टर्मिनेट हो गई उसके बाद उनको नॉर्मल पैसेंजर की तरह ही एग्जाम्पशन मिलेगी, क्योंकि वो तो क्रू मेंबर तो रोज आते जाते हैं, ये तो फिर कुछ भी माफ करा जाएंगे, है ना, इसलिए इनको मना किया। ओके जी। फिर इसके बाद बीच में रहा रूल 6, ये क्या है जी? आप अपना रेजिडेंस इंडिया में ट्रांसफर कर रहे हैं या आप प्रोफेशनल थे अब्रोड, आप वहां कुछ काम कर रहे थे और अब आप इंडिया में आ रहे हैं, तो आप यूज हाउस होल्ड, जो आपके वहां पे घर पे सामान होगा, आप अपना रेजिडेंस इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, आप परमानेंट सेटल हो गए थे बाहर, अब इंडिया में आ रहे हैं परमानेंटली, तो शेड्यूल 3 में लिखे हुए गुड्स, अनेक्शर 1 अनेक्शर 2 वाले नहीं, अदर देन अनेक्शर 2 वाले, अनेक्शर 3 वाले गुड्स देखेंगे पिछले पेज पे। अनेक्शर 3 वाले गुड्स क्या थे? अनेक्शर 3 वाले गुड्स हैं जी, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैक्स, वॉशिंग मशीन, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर 300 लीटर तक, 300 लीटर से ऊपर होगा तो अनेक्शर 2 में, वो अलाउड नहीं है। तो ये इन्हें हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे? इन्हें हम नाम देंगे, ये वाले गुड्स आप ला सकते हैं, यूज हाउस होल्ड आर्टिकल, ये हाउस होल्ड आर्टिकल है।
तो अगर आप 3 महीने से ज्यादा 6 महीने तक रुक के आ रहे हैं तो 60,000 तक की एग्जाम्पशन, 6 महीने से ज्यादा 1 साल तक रुक के आ रहे हैं तो 1 लाख की एग्जाम्पशन, 1 साल से ज्यादा 2 साल तक 2 लाख तक के, 1 साल मिनिमम 1 साल, लेकिन 2 साल से कम तो 2 लाख तक की एग्जाम्पशन, 2 साल या उससे ज्यादा के लिए रुक के आ रहे हैं तो 5 लाख की एग्जाम्पशन। लेकिन इसके लिए कंडीशन है इंडियन पैसेंजर होना चाहिए। 2 लाख कि ये जिस ईयर में वो आ रहा है उससे पिछले 3 सालों में वो एग्जाम्पशन ना लियो 2 लाख वाली। तो जैसे मान लीजिए 1/4/21 को आ रहा है तो पिछले 3 साल 18, 19, 19, 20, 20, 21 इसमें ये वाली एग्जाम्पशन इसे ना लियो। 5 लाख वाली एग्जाम्पशन लेने के लिए 3 कंडीशन है। एक तो तीसरी कंडीशन तो सेम है, पिछले 3 साल में ये वाली एग्जाम्पशन ना लियो 5 लाख वाली। नंबर 2, अब पिछले सेकंड वाला पढ़ेंगे, कह रहे हैं पिछले 2 सालों में 19, 20, 20, 21 में अगर वो इंडिया में आया तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए आया हो, इससे ज्यादा नहीं। 6 महीने के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन हो सकती है अगर वैलिड रीजन हैं, उसकी फैमिली बीमार हो गई थी इसलिए इंडिया में आया था। तो इंडिया में क्यों आता होगा? क्योंकि उसकी फैमिली बीमार है, उनसे मिलने आता है या उन वैसे मिलने आता है। अच्छा, तीसरी कंडीशन मिनिमम स्टे, जिस दिन वो इंडिया में आया उससे पहले वो बाहर कम से कम 2 साल रहा हो, बाहर कम से कम 2 साल रहा हो तो ये एग्जाम्पशन 5 लाख वाली मिलेगी। तीनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी तब जाके ये 5 लाख वाली एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है जी, यहां हमारा बैगेज का चैप्टर भी खत्म होता है। अब इसके बाद आप आएंगे, हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पशन, रेमिशन, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। सबसे पहले सेक्शन 13 इसके लिए आपको याद करना होगा इंपोर्ट प्रोसीजर में सेक्शन 45। जब आप इंडिया में माल लाते हैं, पोर्ट पर माल उतार लिया जाता है तो कस्टोडियन की कस्टडी में होता है। अगर उस कस्टोडियन की कस्टडी से कुछ पिलफरेज होता है तो उसी कस्टोडियन से हम ड्यूटी लिया करते हैं। तो सेक्शन 13 कहता है जिस पीरियड के दौरान कस्टोडियन के पास था, कब था? अनलोडिंग के बाद, ऑर्डर पास होने से पहले। ऑर्डर कौन सा? होम कंजप्शन या वेयरहाउस वाला। उस समय वो कस्टोडियन के पास था तो इस पीरियड के दौरान हम ड्यूटी नहीं लेंगे, हम कस्टोडियन से ड्यूटी लेंगे, हम इंपोर्टर से ड्यूटी नहीं लेंगे। हम इंपोर्टर से ड्यूटी पेबल नहीं होगा, इंपोर्टर से ड्यूटी पेबल नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि इंपोर्टर से ड्यूटी पेबल नहीं होगा तो कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। इंपोर्टर से ड्यूटी पेबल नहीं होगा तो फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और इधर इंपोर्टर को प्रूव भी नहीं करना पड़ता। इंपोर्टर पॉइंट 4 है कि इंपोर्टर को प्रूव भी नहीं करना पड़ता ये पिलफर्ड गुड्स है। चूंकि पोर्ट पर वेयरहाउस तो इसलिए वेयरहाउस में जाके अगर पिलफरेज होती है तो यहां सेक्शन 13 एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है जी, यहां ड्यूटी पोर्ट अथॉरिटी से वो कस्टोडियन से ले ली जाती है। अच्छा, लेकिन अगर पिलफर गुड्स वापस इंपोर्टर को मिल गए तो फिर ड्यूटी इंपोर्टर को देनी पड़ेगी। अब इसके बाद सेक्शन 23(1) है, यह है रेमिशन ऑफ ड्यूटी लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, अबंडन गुड्स। लॉस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, ध्यान रहे लॉस्ट डिस्ट्रॉय में थेफ्ट कवर नहीं है। ये कब देखना है? एट एनी टाइम बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस। फर्क क्या है? यहां ऑर्डर से पहले देखते थे, यहां एक्चुअल क्लियरेंस से पहले देखना। ऑर्डर के बाद एक्चुअल क्लियर कराने जाते हो ना, उससे पहले पहले देखना है। तो एक्चुअल क्लियरेंस से पहले पहले देखना है यहां पर। और गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड है, यहां पिलफरेज वर्ड था। ठीक है, यहां ड्यूटी पेबल तो है लेकिन माफ कर दी जाएगी। अब इसका मतलब ड्यूटी पेबल है तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हो सकता है पूरी माफ हो, इसलिए ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये प्रूव करना पड़ेगा, यहां पिलफरेज में प्रूव नहीं करना पड़ता था, यहां प्रूव करना पड़ेगा कि ये लॉस और डिस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, ये वेयरहाउस गुड्स में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि एक्चुअल क्लियरेंस से पहले चेक करना, तो माल वेयरहाउस में पड़े पड़े आग लग गई, कोई भूकंप आया उसमें बर्बाद हो गए गुड्स, ये एक्ट ऑफ गॉड ऐसा हो रहा है, तो यहां पर ड्यूटी माफ की जाएगी। तो वेयरहाउस गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल है। इसके लिए थर्ड पॉइंट बाद में पढ़ेंगे। नीचे डिफरेंस दिया 13 और 23 में। 13 में पिलफर्ड है, 23 में लॉस्ट डिस्ट्रॉयड है। तो ये सेक्शन 13 में कवर है पिलफर्ड, ये 23 में कवर है। यहां ड्यूटी पेबल ही नहीं है 13 में, चूंकि ड्यूटी पेबल नहीं है तो कैलकुलेट ही नहीं करेंगे और पिलफरेज प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। 23 में ड्यूटी माफ की जाती है, कैलकुलेट करेंगे प्रूव भी करनी पड़ेगी। 13 में कस्टोडियन से पैसे मिल जाते हैं, डिपार्टमेंट को कंपनसेशन मिल जाता है, लेकिन 23 में कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, वहां पे कोई किसी से कंपनसेशन नहीं मिलता डिपार्टमेंट को। और यहां वेयरहाउस गुड्स भी कवर है 23 में, यहां पर उनके लिए भी रेमिशन मिल जाते हैं, लेकिन 13 में वेयरहाउस गुड्स के लिए कोई रेमिशन नहीं मिलती। टाइमिंग क्या है? 13 में आफ्टर अनलोडिंग ऑर्डर पास होने से पहले, चाहे वो होम कंजप्शन हो या वेयरहाउस वाला हो, यहां एक्चुअल क्लियरेंस से पहले। ठीक है, अब इसके बाद में 23(2) ये क्या कहता है? आप टाइटल इंक्विश कर सकते हैं। बदमाश कंपनी मूवी में आपने देखा था कि क्या हुआ था, उसमें लेफ्ट साइड के शू आ गए,
अब क्लियर करा के भी क्या करेंगे, राइट साइड के शू ही नहीं है, नुकसान होगा, तो आप अपना टाइटल छोड़ देते हैं कि मेरे को चाहिए नहीं, आपने ओनरशिप त्याग दिया। फायदा क्या होगा कि आप गुड्स से नहीं ले रहे, गुड्स क्लेम ही नहीं कर रहे, बोले तुम अपने पास रखो, तो ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर उनके लिए ऑफेंस कर रखा है, जैसे उन्होंने क्या किया था, लेफ्ट साइड के शू एक पोर्ट पे मंगा लिए थे, राइट साइड के शू दूसरे पोर्ट पे मंगा लिए, ऑफेंस कर रखा है, फिर टाइटल छोड़ने नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, तो ये आप टाइटल कब छोड़ते हैं, माल डिफेक्टिव आ गया तो आप उसके लिए टाइटल छोड़ देते हैं कि मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को उल्टा क्लेम करूंगा तो ड्यूटी पे करूंगा, ट्रांसपोर्ट करके जाऊंगा और खर्चे होंगे सेल करने के लिए, नुकसान में ही रहूंगा, तो आप अपने पास रखो, तो टाइटल छोड़ दिया जाता है। हाँ जी, टेक्स्ट सेक्शन 26A, ये क्या है, डिफेक्टिव गुड्स आए हैं, लेकिन आपको पता कब लगा, एक तो है कि आपको पोर्ट पर ही आपने चेक कर लिया तो पता लग गया कस्टोडियन से क्लियर कराते टाइम, दूसरा यह है कि आप क्लियर करा दो लेकिन बाद में जाकर देखा ये तो गलत गुड्स उठा लाया। तब उस केस में अगर गुड्स डिफेक्टिव हैं या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, आप ड्यूटी पे कर चुके हैं, अब आप चेक करते हैं डिफेक्टिव हैं या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है। आप मंगाई थी शर्ट, आ गई साड़ी डिफेक्टिव है, शर्ट छेद वाली आ गई, तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करो, इनको इन गुड्स को एक्सपोर्ट, जो कि पूरा 3 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है, तो क्या हो, 100% आपको रिफंड मिल जाएगा, 100% रिफंड मिल जाएगा। लेकिन शर्त है, ध्यान रहे, शर्त है, गुड्स वही है, ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा एसीडीसी को कि यही इंपोर्ट करके लाए थे, यही वापस भेज रहे हैं, और वहां 98% रिफंड मिलता है, वहां रिफंड ले लिया, इधर भी ले लिया, दो रिफंड तो ना देंगे, तो ये शर्त है, ये यहां वो एक ही जगह रिफंड क्लेम करेगा। और रिफंड की एप्लीकेशन 6 महीने में लगानी है। 6 महीने कब से, रेलेवेंट डेट से। रेलेवेंट डेट का मतलब क्या है, अगर इसने टाइटल पेश किया तो डेट ऑफ रिलिंक्विशमेंट से, अगर कुछ डिस्ट्रॉय किया तो डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन से, अगर एक्सपोर्ट किया तो सेक्शन 51 वाले ऑर्डर से। ठीक है, ये ऑफेंस ऑफेंस कर रखा है तो फिर टाइटल नहीं छोड़ने देंगे। पेरिशेबल गुड्स वैल्यू खत्म और लाइफ खत्म हो गया तो भी टाइटल छोड़ने की बात नहीं आएगी। तो ये था सेक्शन 26A। सेक्शन 22, ये क्या, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी डैमेज और डेटरेटेड गुड्स। आपके गुड्स की वैल्यू इनवॉइस में जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उसकी फिजिकल शेप बिगड़ गई है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू डेटरेट हो गई, क्वालिटी खराब हो गई, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गया है। तो इस केस में आपको क्या करना है, निकालने का तरीका क्या, मान लीजिए वैल्यू बिफोर डैमेज, ड्यूटी बिफोर डैमेज 10,000 है, तो 1 लाख की ड्यूटी कितनी हुई, 10,000, तो 1 की कितनी, 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख, और वैल्यू जो आफ्टर डैमेज आएगी वो 70,000 आएगी, तो इनटू में 70,000। तो ये फॉर्मूला बना, ड्यूटी बिफोर डैमेज डिवाइडेड बाय वैल्यू बिफोर डैमेज इनटू वैल्यू आफ्टर डैमेज। ठीक है जी, ये फॉर्मूला यहां पे यही दे रखा था। ये 70,000 वैल्यू आफ्टर डैमेज निकाली कैसे, इसको निकालने के ये 3 तरीके हैं, या तो ऑफिसर निकाल के दे, या इसको लेकिन ली क्या जाएगी, ग्रोस सेल प्रोसीड ली जाएगी, खर्चे सेल वाले माइनस नहीं करने। तो इस ग्रोस सेल प्रोसीड 70,000 है, ऐसे हमने निकाल रखी है। अच्छा, ये डैमेज या डेटरेशन कब पता लगना चाहिए, डेटरेशन वर्ड सिर्फ पहले पॉइंट में है, बाकी सब में डैमेज तो है। डेटरेशन सिर्फ, डेटरेशन या डैमेज कब पता लगा, बिफोर ड्यूटी अबेटमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बिफोर ड्यूरिंग अनलोडिंग है। फिर डैमेज, अगर के लिए क्लियर कराने के लिए लाए थे गुड्स, डैमेज हो गए कब, एग्जामिनेशन से पहले पता लगा, अनलोडिंग के बाद एग्जामिनेशन से पहले पता लगा, या बिफोर अनलोडिंग भी यहां पर कवर्ड था। तो अगर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 17 से पहले पता लगा तो हम ड्यूटी अबेटमेंट करने देंगे। नेक्स्ट, वेयरहाउस में पड़े हुए गुड्स थे, वो एक्चुअल क्लियरेंस से पहले एक्चुअल क्लियरेंस से पहले अगर पता लग गया डैमेज है, लेकिन ध्यान रहे ये डैमेज ये क्या होना चाहिए, आपकी वजह से नहीं होना चाहिए, आपके एम्प्लॉय की वजह से नहीं होना चाहिए, तो ही हम आपकी ड्यूटी अबेटमेंट ये दे रहे हैं आपको। फिर एक यहां पे एक सेक्शन था, सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या है, ये गुड्स डैमेज जेटसम फ्लोटसम रेक की बात कर रहा है।
डेडलिफ्ट जेटसम, ये जेटसम फ्लोटसम आ गए। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ जेटसम क्या होता है, जो आपने पानी में फेंक दिए गुड्स, अब शिप को बचाने के लिए डूब गए, जो हम फ्लोटसम बोलेंगे। ये गुड्स जेटसम फ्लोटसम। डेडलिफ्ट क्या होता है, आपने शिप को ही अबंडन कर दिया विद नो होप ऑफ रिकवरी, सुनामी ले रही थी, अब भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। तो यहां पर गुड डेडलिफ्ट जेटसम फ्लोटसम ये इंडिया में आ रही हैं या कोई बाहर मछुआरा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी अगर इस पे कोई एग्जामिशन नोटिफिकेशन नहीं है तो इन प्रोडक्ट्स पर। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर हमने सेक्शन 19 किया। सेक्शन 19 क्या था जी, अगर गुड्स कंसिस्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं, एक से ज्यादा सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, कई सारे गुड्स हैं, अगर इनकी वैल्यू वैल्यू तो क्वांटिटी बेसिस भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटिटी बेसिस पे ड्यूटी लग जाएगी। लेकिन अगर वैल्यू बेसिस पे ड्यूटी लगती है, सभी पे अगर कोई जिसपे नहीं भी लगती होगी वो भी फंस जाएगा, वो भी हाईएस्ट रेट में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमने क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट एसेसरी और स्पेयर पार्ट। एसेसरी या स्पेयर पार्ट जो कंपलसरी सप्लाइड है, जैसे टीवी के साथ रिमोट, तो रिमोट पे ड्यूटी का रेट कौन सा लगेगा, टीवी का ही रेट लग जाएगा, क्योंकि एसेसरी कंपलसरी सप्लाइड है, मेन आर्टिकल का ही रेट ऑफ ड्यूटी हम लगा देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन 24, यहां हम डीनेचरिंग या म्यूटिलेशन की बात करते हैं। डीनेचरिंग क्या होता है, जिससे उसके यूज कम हो जाते हैं। जैसे इथाइल अल्कोहल था रेट 150% था, डीनेचर किया तो डीनेचर अल्कोहल का रेट हो गया 5% है। ये आप इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद ये म्यूटिलेशन क्या है, प्रोडक्ट को यूजलेस बना देना, उसे स्क्रैप में कन्वर्ट कर देना। तो आप अगर डीनेचर करें तो डीनेचर वाले ड्यूटी का रेट लगाएंगे। ये इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके प्रीमाइसिस पर आपको डीनेचर करना पड़ेगा या म्यूटिलेट करना पड़ेगा, फिर आप डीनेचर म्यूटिलेटेड गुड्स कस्टम से क्लियर कराएंगे, तो जो डीनेचर म्यूटिलेटेड गुड्स का रेट होगा वही लगा देंगे। नेक्स्ट सेक्शन 26 है। ये क्या है जी, अगर आपने एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी दे, इस एक्सपोर्ट होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर आप रिफंड की एप्लीकेशन लगा देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट सेक्शन 20। सेक्शन 20 ये क्या है जी, री इंपोर्ट की बात कर रहा है। री इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या होता है जी, फॉरेन कंट्री से इंडिया में कुछ लेके आना। री इंपोर्ट क्या है, आपने टाटा नैनो इंडिया में बनाई, उसको एक्सपोर्ट किया श्रीलंका में, वही गुड्स वापस आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं, रिपेयर के लिए आ रहे हैं या सेल रिटर्न है या कोई भी वजह है, वही गुड्स वापस आ रहे हैं। हमने जो एक्सपोर्ट किया था वही इंडिया वाले गुड्स वापस आ रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है री इंपोर्ट। सवाल यह है क्या इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, सेक्शन 20 कहता है हाँ ये री इंपोर्ट है, भले ही अपने ही गुड्स वापस आ रहे हैं, इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, लेकिन हम कुछ कंसेशन दे देंगे। अगर ये टाटा जो हमने बाहर अगर ये रिपेयर 3 साल नेपाल 6 महीने एक्सपोर्ट हो जाए। अगर आ सकती है बाकी देशों से और नेपाल भूटान से 10 सालों में, तो यहां पर वही ड्यूटी माफ कर देंगे, लेकिन एक्सपोर्ट करने का टाइम यहां पे क्या 1 साल है, वहां पर 6 महीने था, यहां पे कितना है 1 साल है। अगर तो जितनी ड्यूटी लगती होगी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्चुअल वाली इंपोर्ट ड्यूटी ले लेंगे। अगर ये रिफाइनिंग के लिए आए तो 1 साल में आ सकते हैं, यहां पे टाइम चाहे नेपाल भूटान या कहीं से भी हो 1 साल में वापस आने चाहिए और 6 महीने में एक्सपोर्ट। नेक्स्ट, अगर सेल रिटर्न हो रही है तो, अगर गुड्स वर्ड सेल रिटर्न नहीं यूज करता, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, गुड्स री इंपोर्ट विदाउट रीप्रोसेसिंग, कुछ नहीं करना, मतलब सेल रिटर्न परमानेंटली होगी। कितने समय में आ सकता है, 3 साल में, 2 साल की एक्सटेंशन, मतलब टोटल 5 साल। तो हम क्या करेंगे, अगर 5 साल एक्चुअल इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे, जो हमने एक्सपोर्ट बेनिफिट दिया था तो वही वापस ले लेंगे। जैसे हमने एक्सपोर्ट इतनी ही इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे। अगर री इंपोर्ट 1 साल में होना चाहिए, 1 साल की एक्सटेंशन है। जो आईजीएसटी जीएसटी माफ किया था वही आपसे वापस ले लेंगे।
वापस ले लेंगे। अच्छा, एक नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने कई बार प्रैक्टिकल पूछ रखे हैं। क्या? मान लीजिए यूएसए से इंडिया में फरारी कार आई, आपने इंपोर्ट ड्यूटी दे दी, अब इसमें कोई खराबी आई, अब बाहर रिपेयर की वैल्यू पे ड्यूटी लगाएंगे। ध्यान रहे, रिपेयर के खर्चे लगे या नहीं लगे इससे मतलब नहीं है, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर निकालेंगे प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, चाहे खर्चा लगा या नहीं लगा, जाने और आने का ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस, जाने और आने का, जब फरारी गई और ये वापस आई इसका ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस। इस पे हमने क्वेश्चन किए हैं। फिर नेक्स्ट, हाँ जी, अगर एक्सपोर्ट किया, फॉरेन कंट्री में ट्रेड फेयर लगा हुआ, वहां पे अपने प्रोडक्ट एग्जीबिशन के लिए आपने भेजे थे, तब आपने कोई ड्यूटी व्यूटी नहीं लगाई, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। जब वापस अगर 6 महीने में आ जाए तो हम कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। 6 महीने में आ गए तो फिर हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 25। सेक्शन 25, इसमें एग्जामिशन नोटिफिकेशन इश्यू होता है। एग्जामिशन नोटिफिकेशन या स्पेशल ऑर्डर, जो नोटिफिकेशन इश्यू होगा वो जनरली इश्यू होगा, वो सभी के लिए एग्जामिशन है। ये एग्जामिशन एब्सोल्यूट बिना कोई कंडीशन की भी हो सकती है और कंडीशन वाली भी हो सकती है, फुल एग्जामिशन भी हो सकती है, पार्शियल एग्जामिशन भी हो सकती है। लेकिन स्पेशल एग्जामिशन ये किसी पर्टिकुलर केस में होगी। जैसे सचिन तेंदुलकर ने फरारी गाड़ी के लिए एग्जामिशन लगाई कि मेरे को गिफ्ट मिली है, मैंने तो देश का नाम रोशन किया, मेरे को माफी दे दो ड्यूटी की। ए.आर. रहमान बोले जय हो गाने के लिए मैंने ऑस्कर अवार्ड, मैंने भारत का नाम रोशन किया है, मेरे ऑस्कर अवार्ड पे ड्यूटी माफ कर दो। तो हम इन पर्टिकुलर केसेस में ये गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसीडर करेगी पर्टिकुलर केस में एग्जाम करना है, तो इसके लिए वो स्पेशल ऑर्डर पास करेगी, फिर वो उसी बंदे के लिए एग्जामिशन होगी और फिर वो किस वजह से माफ कर रहे हैं वो उस ऑर्डर में लिखा होगा। ध्यान रहे, 100 रुपए से कम ड्यूटी बनती है तो हम कलेक्ट नहीं किया करते हैं। किस दिन से एग्जामिशन एप्लीकेबल होगी? नोटिफिकेशन की बात करें तो उसमें इफेक्टिव डेट लिखी होगी, अगर नहीं लिखी तो डेट ऑफ इश्यू वाले दिन ही एप्लीकेबल हो जाएगी एग्जामिशन। स्पेशल ऑर्डर के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो तो स्पेशल ऑर्डर में हमें एग्जामिशन देनी है उस बंदे को या नहीं देनी वो लिखा जाता है। अगर उस बंदे ने पहले ड्यूटी दे दी है, अब हमने एग्जामिशन उसे ग्रांट किया है, तो वो जितना भी ड्यूटी पे करिए उसको रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 25A और 25B। 25A ये सेक्शन 20 जैसा, ये इनवर्ड प्रोसेसिंग की बात कर रहा है। मान लीजिए फॉरेन कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट किया, रिपेयर के लिए आ रहे हैं, तो उसको हो जाना चाहिए, तो इनकी जरूरत नहीं थी। 25B जैसे फेरारी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं रिपेयर के लिए, तो फिर री इंपोर्ट हो जाना चाहिए विद इन 1 ईयर, तो हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। ये 25B हो गया। फिर इसके बाद हमने एक प्रोसीजर किया था यूज बेस्ड जो एग्जामिशन होती है। यूज बेस्ड एग्जामिशन में हमने क्या किया? यूज बेस्ड एग्जामिशन हमने किया कि नंबर 1 मिस्टर ए ने बोला कि मैं ना मैदा लेके आऊंगा, उससे बिस्कुट बनाऊंगा, और आपने उसके लिए एग्जामिशन दे रखी है, वैल्यू कहां, कौन से एग्जामिशन नंबर नोटिफिकेशन में एग्जामिशन दे रखी है और 1 साल तक एग्जामिशन मिलेगी। अगर मिस यूज किया तो ड्यूटी विद इंटरेस्ट देगा, ये बोन भरेगा साथ में। तो इसकी 2 कॉपी अपने एरिया के एसीडीसी को दे देगा और 1 कॉपी जिस कस्टम पोर्ट पे माल आएगा एप्लीकेशन की उसको दे देगा। अब हमारे एरिया के एसीडीसी कस्टम पोर्ट के एसीडीसी के पास 1 कॉपी भेजेगा, कहेगा ये इसका माल आएगा, इसको एग्जामिशन दे देना। ये लड़का सही कह रहा है, ठीक है। ऑफिसर को वो इंटीमेट कर देगा और एक स्टॉक अकाउंट मेंटेन करेगा, क्वार्टरली रिटर्न सबमिट कराएगा। अच्छा जी, जो ये मैदा अगर डिफेक्टिव आ गया या एक्सेस आ गया, क्या इसे वापस एक्सपोर्ट कर सकती है? शर्त यह है कि कम से कम उतनी वैल्यू होनी चाहिए जितने का इंपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट कब से लगेगा? डेट ऑफ इंपोर्ट से टिल द डेट ऑफ पेमेंट। अगर आप कैपिटल को इंडिया में बेचते हैं तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे ड्यूटी लगेगी। डेप्रिसिएशन कैसे माइनस किया जाएगा? पहले साल हर क्वार्टर के लिए 4%, सेकंड और थर्ड ईयर हर क्वार्टर पार्ट ऑफ क्वार्टर के लिए 3%, फोर्थ फिफ्थ ईयर 2.5%, उसके बाद 2% हर क्वार्टर या पार्ट ऑफ क्वार्टर के लिए। ऐसे निकाला जाए। मिस यूज किया जाए तो ड्यूटी रिकवर की जाएगी विद इंटरेस्ट और इसके लिए पेनल्टी 2 लाख तक लग सकती है। और यहां पर हमने किया था जो वर्क के पास भेजने का तरीका क्या? चलान पे जाता है, चलान पे ही वापस आता है। 6 महीने के लिए मैक्सिमम जो वर्कर के पास भेजा जा सकता है। और जो वर्कर जो इसका है अकाउंट मेंटेन करेगा, क्या क्या कितना आया, कितना वापस भेज दिया, सब डिटेल ये मेंटेन करेगा। ठीक है जी, बस जी इतना ही काफी है। अब हम चलेंगे इसके बाद आगे। चलो जी चलिए आगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार पहले ड्यूटी तो कस्टम और
वो रिवाइज कर लें, क्या नाम है, क्लासिफिकेशन। आओ पहले ड्यूटीज ऑफ कस्टम और क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लेते हैं, फिर बात करेंगे क्या करना आज हमें। हाँ जी, जो फास्ट ट्रैक बैच के बच्चे हैं वो निकाले पेज 25.11 और जो मेन बैच के स्टूडेंट हैं वो निकाले पेज नंबर 10। पीछे बुक कस्टम के बुक के एंड में जो समरी है वहाँ पे पेज नंबर 10 निकाले, उनका पेज नंबर 10 है, यहाँ पे पेज नंबर 25.11 है। तो आइए फटाफट से देखेंगे ड्यूटीज ऑफ कस्टम। सबसे पहले सेक्शन 12। अब मैं इसमें आगे सीक्वेंस में ऐसे बढ़ता रहूँगा, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ कस्टम कंप्लीट करेंगे तो मेन बैच वाले बच्चे पेज नंबर 10 निकालेंगे पीछे समरी में, और जैसे चैप्टर एंड हो रहे हैं उसके बाद जो समरी दी है उसमें पेज नंबर 10, और फास्ट ट्रैक बैच वाले बच्चे पेज नंबर 25.11 निकालेंगे। ड्यूटीज ऑफ कस्टम सेक्शन 12। इसमें क्या बता रखा है, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी। रेट कहाँ है, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में कौन सी ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी। सेकंड शेड्यूल में कौन सी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। फर्स्ट शेड्यूल में कितने रेट हैं जी, 2 रेट हैं, एक स्टैंडर्ड और दूसरा प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल रेट कब लगता है, जब प्रेफरेंशियल ईयर से इंपोर्ट किया हो। अब आपके पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, बताइए प्रेफरेंशियल रेट लगाने के लिए क्या 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। हम बोलेंगे इंपोर्ट के टाइम पर उसे इंपोर्टर को स्पेसिफिक क्लेम करना पड़ेगा कि मेरे को प्रेफरेंशियल रेट लगवाना है। नंबर 2, ये गुड्स जो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर के हैं उसी देश में, उसी कंट्री में जिसको हमने प्रेफरेंशियल एरिया डिक्लेयर कर रखा वहां बने होने चाहिए। नंबर 3, हमारी भारत सरकार ने उसे प्रेफरेंशियल एरिया डिक्लेयर कर रखा हो, एग्जाम्पल श्रीलंका की कंट्री को। नंबर 4, ओरिजिन ऑफ गुड्स के लिए रूल्स बनाए जाएंगे, जैसे उसमें रूल्स में लिखा हुआ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स दिखाना पड़ेगा अगर आपको प्रेफरेंशियल रेट लगवाना है तो। हाँ जी, इसके अलावा सीवीडी, स्पेशल सीवीडी, ये जीएसटी आने से पहले हुआ करती थी। अब जनरली सभी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लग रहा है। पहले क्या होता था, अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो तो एक्साइज लगती थी, बिका तो वैट लगता था या सेल टैक्स लगता था। और इसलिए इंपोर्ट जब कोई ऐसा ही सिमिलर पेन हुआ तो उस पर एक्साइज के बराबर सीवीडी लगती थी, वैट के बराबर स्पेशल सीवीडी लगा करती थी, ठीक है। अब क्या ये हैं प्रेजेंटली सिर्फ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर, टोबैको, इनके ऊपर में एक्साइज लग रही है, वैट एक्साइज लग रही है और वैट सीएसटी अभी लग रहा है, तो इन पे ही सीवीडी, स्पेशल सीवीडी की बात आएगी। तो सीएनसी कहता है बस थ्योरी के पॉइंट से इतना ही ध्यान रखो, इससे ज्यादा नहीं, तो इसलिए हमने इसे डिटेल में डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट, सोशल वेलफेयर सरचार्ज की अगर हम बात करें, सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है ये किन ड्यूटीज पे लगता है, ये सिर्फ बीसीडी पे लगता है, बीसीडी पर लगेगा, ये स्पेशल सीवीडी पे नहीं लगेगा, आईजीएसटी पे नहीं लगेगा, जीएसटी कंपनसेशन पे नहीं लगेगा, 8B वाली सेफगार्ड मेजर्स पर नहीं लगेगा, और काउंटरवेलिंग ड्यूटी पर नहीं लगेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी पर नहीं लगेगा। ओके, फिर इसके बाद ये बाद में करेंगे, पहले इधर आएंगे। आईजीएसटी किस वैल्यू पे लगता है जी, सबसे पहले सेक्शन 14(1) या 14(2) वाली वैल्यू, 14(1) या 14(2) वाली वैल्यू, इस पर हम क्या लगाएंगे, इस पर हम लगाएंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी, इस पर लगाएंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी, इस बेसिक कस्टम ड्यूटी पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, फिर कोई भी ड्यूटी, अगर कोई और ड्यूटी जैसे सेफगार्ड ड्यूटी या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो भी लगते हैं वो सब लगा लो, फिर एंड में सभी को ऐड कर लो, इस वैल्यू में जितनी ड्यूटीज लगी हैं सभी को ऐड कर लो, जो वैल्यू आएगी उस पर आईजीएसटी या जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा करता है। नेक्स्ट, अगर कुछ आप इंपोर्ट करके लाए और कस्टम के वेयरहाउस में रखवा लिया, अब वेयरहाउस में पड़े पड़े अगर आपने उसको बेच दिया है तो आईजीएसटी किस पर लगेगा, आईजीएसटी लगेगा उस केस में हायर ऑफ 2, 38 वाली वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। 38 वाली वैल्यू क्या है जी, ये 38 वाली वैल्यू थी जिस पे आपने आईजीएसटी लगाया था, ये 38 सेक्शन 38 वाली वैल्यू थी, मतलब जिस पर आईजीएसटी लगता है। सेक्शन 14(1)(2) वाली वैल्यू, उसमें बीसीडी ऐड करो, उसमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड करो, या कोई और ड्यूटी लगती है तो ऐड करो, तो ये जो वैल्यू आती है इसे हम बोलते हैं 38 वाली वैल्यू। तो 38 वाली वैल्यू जिसमें एबी बीसीडी सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड है, अगर कोई और ड्यूटी लगती तो वो भी ऐड हो जाती, और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर वो लिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा बार सेल होती है वेयर हाउस में पड़े पड़े, कस्टम के वेयर हाउस में माल पड़ा हुआ है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेच दिया, तो हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू कौन सी लेनी है, लास्ट वाली लेनी है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, इंडिया के इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी किसकी रिकमेंडेशन पर, टैरिफ कमीशन की रिकमेंडेशन पर, कितने समय के लिए लगाएगी, जितने समय के लिए ये टैरिफ कमीशन रिकमेंड करेगी उतने समय के लिए, इसे इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकती है। नेक्स्ट, इमरजेंसी पावर टू इंपोज और इंक्रीज एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर, वैसे तो बजट के टाइम पे इंक्रीज डिक्रीज होता है, क्या ड्यूरिंग द ईयर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इंपोज इंक्रीज कर सकती है, जी हाँ,
एक्सपोर्ट ड्यूटी तो खास तौर से इंपोज भी हो सकती है, भले ही उन गुड्स का नाम सेकंड शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ था, मे और मे नॉट बी स्पेसिफाइड सेकंड शेड्यूल, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज एनहांस हो सकती है, लेकिन इंपोर्ट गुड्स के लिए अगर एनहांस इंपोज करना है तो उसके लिए गुड्स का नाम फर्स्ट शेड्यूल में लिखा होना चाहिए। अगर सेंटर को मेरे को लगता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेज है कि इंपोज एनहांस कर देना चाहिए तो वो कर देगा। जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में दूध कम हो जाता है, दूध का प्रोडक्शन, तो ये क्या करती है भारत सरकार, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर देती है। इवन अगर फिर भी कोई नुकसान हो रहा है, फिर भी कुछ लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो प्रोहिबिशन भी कर सकते हैं कि आप इसे एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर, सेफगार्ड ड्यूटी नेक्स्ट पेज पे है, वो बाद में करेंगे। पहले आइए काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड सब्सिडी आर्टिकल की बात करें। काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड सब्सिडी आर्टिकल ये क्या होती है जी, अगर किसी कंट्री ने, जैसे यूएसए कंट्री ने यूएसए की गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्टर्स को इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चर पर, कुछ बनने पर, जैसे सीपीयू बनाने के लिए मैन्युफैक्चर पर सब्सिडी दे दी, या एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी दे दी, अपने एक्सपोर्टर एचबी डेल को सब्सिडी दे दी, या ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को उन्होंने, जो उनकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लगती है यूएसए से इंडिया में आने की, उसको उन्होंने अपने एक्सपोर्टर को पैसे दे दिए, सब्सिडी दे दी। तो ये सब्सिडी से क्या होगा, उनका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, हमारी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को खराब कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस केस में सीवीडी सब्सिडी के बराबर में लगा सकते हैं। कब माना जाएगा सब्सिडी दे रखी है, अगर यूएसए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया, जैसे ग्रांट दे दी, यूएसए गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्टर को ग्रांट दे दी, लोन दे दिया, अपनी रेवेन्यू वेव कर ली, जैसे अपनी कोई बिल्डिंग उन्होंने एक्सपोर्टर को दे रखी थी, उसका किराया वो नहीं वसूला उससे, या फिर ये वाले काम करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को बोल दिया, प्राइवेट बॉडी को बोल दिया कि ये काम इनको करके दे दो हमारे एक्सपोर्टर्स को, उसको पैसे दे दिए। ठीक है, तब ये जो ड्यूटी लगाई जाएगी ये किसके बराबर होगी, ये सब्सिडी मार्जिन के बराबर या इंजरी मार्जिन के बराबर, इन दोनों में से जो लोअर होगा, वैसे तो मैक्सिमम सब्सिडी के बराबर ही लग सकती है, लेकिन अगर इंजरी हमें कम हो रही है तो हम इंजरी के बराबर में लगाएंगे। तो लोअर ऑफ सब्सिडी और इंजरी मार्जिन, हाँ जी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज सिर्फ बीसीडी पे ही लग रहा है, ये इस पे सीवीडी पे नहीं लगेगा। ऐसे एंटी डंपिंग ड्यूटी पे नहीं लगता, सेफगार्ड ड्यूटी पे भी नहीं लगता। ओके, ये सीवीडी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन अगर ये चीजें डिटरमाइन हुई कि ये चीजें डिटरमाइन हुई तो लगा देंगे इन तीन केसेस में। जैसे उस सब्सिडी की वजह से फॉरेन कंट्री के एक्सपोर्ट को, जैसे यूएसए के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल रहा है, हमने एग्जाम्पल यूएसए ले रखा है। ठीक है, ये कोई भी कंट्री आ सकती है, हमने यूएसए एग्जांपल ले रखा है। नंबर 2, उसने यूएसए के मैन्युफैक्चरर ने, यूएसए के एक्सपोर्टर ने उन डोमेस्टिक गुड्स को यूज किया है जिन पे सब्सिडी है, जैसे अपने वहीं यूएसए की ही हार्ड डिस्क रैम को यूज किया जिस पे सब्सिडी दे रखी है। नंबर 3, सब्सिडी कुछ ही एक्सपोर्टर को दे रखी है जो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे डेल या एचपी को। नेक्स्ट, प्रोविजनल ड्यूटी का ये लगाई जा सकती है, जी हाँ, लेकिन अगर बाद में पता लगा कि ज्यादा लगाई थी तो जो जितना एक्सेस होगा वो रिफंड दे दिया जाएगा। क्या बैक डेट से प्रोविजनल ड्यूटी लगाई जा सकती है, ये सब्सिडी वाली सीवीडी एंड सब्सिडी आर्टिकल बैक डेट से भी लगाई जा सकती है, जी हाँ, ये 90 डेज बैक लगाई जा सकती है, 90 डेज बैक लगाई जा सकती है। ये इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बहुत ही कम समय में मैसिव इंपोर्ट हुआ है क्योंकि उस पर सब्सिडी थी, वो सस्ता था, इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट हुआ। और अगर हम इंजरी को रोकना चाहते हैं तो अगर हम बैक डेट से नहीं लगाते तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हुआ उसे रिपेयर करना। तो ऐसे में हम बैक डेट से फिर लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज तक। कितने समय के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी जी, जब फर्स्ट टाइम इंपोज की जाएगी 5 साल तक एप्लीकेबल होगी, बड़ा कर इसे 10 सालों तक ले जा सकते हैं, मतलब 5 साल एक्सटेंशन के हैं। अच्छा, 3 तरीके जिससे सीवीडी से बचने की कोशिश की गई। क्या, पहला तरीका कि उन्होंने जिस पे हमने सीवीडी एंड सब्सिडी आर्टिकल लगा रखी है उस प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा, प्रोडक्ट के बाहर, पैकिंग के बाहर कुछ और नाम लिख दिया। जैसे स्टील है, इनसाइड इस पे हमने सीवीडी एंड सब्सिडी आर्टिकल लगा रखा है, उन्होंने बाहर बॉक्स पे फैन लिख दिया। नंबर 2, अनअसेंबल्ड फॉर्म में लाना शुरू कर दिया। हमने CFL ट्यूब पे अगर सीवीडी एंड सब्सिडी आर्टिकल लगा रखा, उन्होंने अनअसेंबल्ड शेप में चाइना से यहां भेजना शुरू कर दिया। नंबर 3, उन्होंने कंट्री का नाम चेंज कर दिया। हमने चाइना से अगर आने पे सीवीडी एंड सब्सिडी आर्टिकल लगा रखा है, चाइना ने उसे श्रीलंका में भेजा, श्रीलंका उन्होंने उस पर पेंट करके लिख दिया मैन्युफैक्चर इन श्रीलंका, वो टाइल्स थी उस पर लिख दिया मैन्युफैक्चर इन श्रीलंका। तो ये अगर इन तरीकों से बचने की कोशिश की है, हम उन पे सीवीडी एंड सब्सिडी आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये क्या है जी, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जितने में जिस कंट्री से आप आ रहा है माल, वहां जिस उतने में बिक रहा है, मान लीजिए यूके का हम एग्जांपल लेते हैं, यूके में 6000 की चीज बिक रही है, हमें वो 5000 में दे दी उसने,
तो जितने में यूके में बिक रहा है हम बोलेंगे नॉर्मल वैल्यू, जितने में वो चीज हमें एक्सपोर्ट कर दी उसमें हम बोलेंगे एक्सपोर्ट प्राइस। तो नॉर्मल वैल्यू एक्सपोर्ट प्राइस का जो डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ डंपिंग, उसे हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ डंपिंग। तो यहां पर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी किसके बराबर लगा देंगे, लोअर ऑफ, अगेन जैसे वहां पर भी इंजरी मार्जिन और मार्जिन था, यहां पर भी वहां सब्सिडी मार्जिन था, यहां मार्जिन ऑफ डंपिंग है, लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन, इन दोनों में से जो लोअर होगा उस पर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। अच्छा, इसे समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे जो चार्ट है वहां से देखेंगे, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पे सेफगार्ड वाला है उससे नेक्स्ट पेज पे एक चार्ट है। हाँ जी, इसे समझेंगे। यूके का एक एक्सपोर्टर है, अपने नॉर्मली अपने यूके में कितने का बेच रहे हैं, 6000 का, हमें कितने में दे दिया, 5000 का, हमारे को एक्सपोर्ट कितने में कर दिया, 5000 का, इसे एक्सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। तो कितने की प्राइस डंप कर दी, एक्सपोर्टर ने अपनी प्राइस कम कर दी, डंप कर दी 1000 से, इसे हम क्या बोलेंगे, इस दोनों के नॉर्मल वैल्यू और एक्सपोर्ट प्राइस के डिफरेंस को हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ डंपिंग, इसे हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ डंपिंग। ये है 1000। अच्छा, अब यही प्रोडक्ट अगर इंडिया में आता है, यही प्रोडक्ट इंडिया में आता है, अब हम देखेंगे इंजरी मार्जिन क्या होता है, इंजरी मार्जिन समझेंगे। ये प्रोडक्ट अगर इंडिया में आता है, ये प्रोडक्ट इंडिया में आया, तो ये एफओबी है, या इंडिया में आने का ट्रांसपोर्ट लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, तो इस एफओबी में अगर हम सीओटी और सीआई ऐड करेंगे तो सीएफ बनता है। ये क्या बनता है, सीआईएफ। अच्छा, अब जब कस्टम से माल छुड़ाएंगे तो एक बीसीडी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज दिया, इस सीएफ में अगर बीसीडी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड कर दे तो इसे हम बोलते हैं लैंडेड वैल्यू, इसे हम क्या बोला करते हैं, लैंडेड वैल्यू, इसे हम बोला करते हैं लैंडेड वैल्यू, इसे हम बोला करते हैं लैंडेड वैल्यू। ठीक है जी। अब इंडिया में वही प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है, इंडिया में 6600 का बिक रहा है, और ये इंडिया में वो वाला प्रोडक्ट जो यूके से आया है वो हमें इंडिया में कितने का पड़ा, वो 5400 का पड़ा, ड्यूटी पे करके 5000 का नहीं, वो 5400 का पड़ा, कोस्ट ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस ड्यूटी ऐड करके ये 5400 का पड़ा। तो 5400 600 का जो डिफरेंस है इसे हम बोलेंगे इंजरी मार्जिन, इसे हम क्या बोलेंगे, इंजरी मार्जिन, इसे हम बोलेंगे इंजरी मार्जिन। तो यहां पर ड्यूटी कितनी लगेगी, मार्जिन ऑफ डंपिंग 1000 है, इंजरी मार्जिन हमारा कितना है जी, ये 54 और 600 का डिफरेंस 1200, तो 1000 और 1200 विच लोअर कितना हो गया, 1000। ये 1000 हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। ठीक है जी। आइए एक बार दूसरा एक और एग्जांपल दे रखा है, यहां से समझेंगे। हाँ जी, वही एग्जांपल लिया, यूके में कितने का बिक रहा है, 6000 का, ये है नॉर्मल वैल्यू, यूके में नॉर्मली किस वैल्यू पे बिक रहा है, ये 6000, हमें कितने में दे दिया, 5000, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मार्जिन ऑफ डंपिंग, वो कितना हो गया, 1000, वो कितना हो गया, 1000। अब यही 5000 वाली चीज इंडिया में क्लियर कराने के बाद क्या कॉस्ट पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस कस्टम ड्यूटी बीसीडी सोशल वेलफेयर से ऐड करके इंडिया में कस्टम से क्लियर कराने के बाद 5400 कॉस्ट पड़ेगी। ये प्रोडक्ट सिमिलर इंडिया में कितने का बिक रहा है, हमने अब एग्जांपल लिया 6000 में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है नीचे लिखा हुआ है, इंजरी मार्जिन का क्या मतलब है, इंजरी मार्जिन का मतलब है ये जो डिफरेंस बिटवीन इंडिया में जितने का बिक रहा है वो फेयर सेलिंग प्राइस है, और लैंडेड वैल्यू में आप डिफरेंस कर लीजिए, ये कितने का बिक रहा है, 6000 का, तो ये डिफरेंस कितना हुआ, 600 रुपए। इंजरी कितनी हो रही है, अगर ये इंडिया में बिकना शुरू हो जाए, वहां बाहर से इंपोर्ट होकर इंडिया में बिकना शुरू हो जाए, तो हमारे प्रोडक्ट को इंजरी कितनी की हो रही है, 600 रुपए की, मार्जिन ऑफ डंपिंग कितना है, 1000, तो हम कितना लगाएंगे, इन दोनों में जो लोअर है 600 लगाएंगे आप। तो डंपिंग मार्जिन मैक्सिमम, इसके बराबर मैक्सिमम ड्यूटी लग सकती है, लेकिन अगर इंजरी कम की हो रही है तो हम इतने के बराबर ही एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। अच्छा, अब और सुनेंगे फटाफट से, एक्सपोर्ट प्राइस क्या होती है जी, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, जितने में यूके में बिक रहा है, यूके में बिक रहा है, अगर यूके में नहीं बिक रहा तो फिर हम नॉर्मल वैल्यू कैसे निकालेंगे, या यूके में बहुत कम बिक रहा है, नॉर्मली नहीं बिक रहा, बहुत कम बिक रहा है, तो उन्होंने बोला नॉर्मल वैल्यू यूके की कैसे निकालेंगे, यूके की कॉस्ट और उसमें प्रॉफिट ऐड कर लो, यूके की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग कॉस्ट और प्रॉफिट, ये ऐड कर लो, ये हमारी आ जाएगी नॉर्मल वैल्यू। या दूसरा तरीका, यही प्रोडक्ट इंडिया में ना बेच के किसी इंडिया जैसी मार्केट वाली कंट्री में बेचा हो, यूके से मान लीजिए श्रीलंका की मार्केट कंप्यूटर वाली इंडिया जैसी है, तो यूके से श्रीलंका में जितने बेचा गया वो वाली प्राइस ले लेंगे नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू अगर यूके में बिक रहा है फिर तो वही लेंगे, अगर नहीं बिक रहा या बहुत कम बिक रहा है तब हम क्या लेंगे, जितने में जो यूके की कॉस्ट प्रॉफिट है ये, या एक और ऑप्शन दे रहे हैं, अगर ये नहीं तो आप एक और ऑप्शन ले रहे हैं कि यूके इंडिया जैसी कंट्री को यूके से एक्सपोर्ट किया गया है वो वाली वैल्यू हम नॉर्मल वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे ही एक्सपोर्ट प्राइस की जरा बात करें, एक्सपोर्ट प्राइस क्या थी, पहला एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब है
जितने में उसने इंडिया में एक्सपोर्ट किया, जितने में उसने इंडिया में एक्सपोर्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये एक्सपोर्ट प्राइस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यूके में हेड ऑफिस है, इंडिया में ब्रांच है, वो इंपोर्ट कर रही है, तो एक्सपोर्ट प्राइस अवेलेबल नहीं है, ये अनरिलायबल है। अनरिलायबल कैसे? एसोसिएशन जैसे होल्डिंग सब्सिडरी है या इंपोर्टर एक्सपोर्टर में कंपनसेटरी अरेंजमेंट हो रखा है, तो फिर एक्सपोर्ट प्राइस कैसे निकाली जाएगी? वो कहता है अब ये प्रोडक्ट इंडिया में लाने के बाद बेचा जा रहा है, इंडिया में लाने के बाद अनरिलेटेड बायर को जितने में बेचा जा रहा है उसके बेसिस पे निकाली जाएगी। मतलब फिर उससे आप ये ड्यूटी, उस जो इंडिया में बिक रहा होगा, जो इंडिया में बिक रहा है उसमें से ये बीसीडी सोशल सरचार्ज ये ऐड हो रखा होगा, ये माइनस करो, फिर यहां से यहां तक का ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस ऐड हो रखा होगा, वो माइनस करो, और थोड़ा प्रॉफिट ऐड हो रखा होगा जितने में बिक रहा होगा वो लेस करो, तो हम इस एक्सपोर्ट प्राइस पे तब पहुंचेंगे। ठीक है, तब हम इस एक्सपोर्ट प्राइस पे पहुंचेंगे। वापस आएंगे, हम थे कहां पर? हम थे अपनी एंटी डंपिंग ड्यूटी पे। बस जी, अब एंटी डंपिंग ड्यूटी में लगभग सारे पॉइंट हमारे हो गए। एक क्यों सारे कहां हो गए? अभी तो हमने इतना ही पढ़ा है, बाकी पॉइंट्स लगभग सिमिलर हैं सीवीडी की तरह या सेफगार्ड ड्यूटी की तरह। तो देखेंगे, अभी हमने ये इंजरी मार्जिन तक हो गया, इंजरी मार्जिन हो गया जी, लैंडेड वैल्यू वहां पीछे से कर लिया, नॉर्मल वैल्यू का मीनिंग कर लिया, एक्सपोर्ट प्राइस यहां तक हो गया वहां उस चार्ट से। सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा, वहां पे भी यही था। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये हमारा सेफगार्ड ड्यूटी अभी करेंगे, वहां सिमिलर ऐसा है ईओयू वाला, तो वहां हो जाएगा। हाँ जी, प्रोविजनल ड्यूटी यहां पर भी था, पांचवा पॉइंट सेम है, छठा पॉइंट रेट्रोस्पेक्टिव वाला सेम सा है, 7 सेम, 8 सेम, बस छठे में हल्का सा फर्क है, बस वही बता देता हूं। हाँ जी, इसमें है कि क्या बैक डेट से 90 डेज ये लग सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी? हाँ, अगर दो कंडीशन फुलफिल हो, जिस एक्सपोर्टर से हम सामान लेके आए हैं उसका इतिहास है डंपिंग करने का, या जो इंडिया एक्सपोर्टर डंपिंग कर रहा है और इसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी पहुंचेगी, और इस इंजरी से क्या हुआ? मैसिव इंपोर्ट हुआ बहुत ही कम पीरियड में। तो अगर हम बैक डेट से नहीं लगाते तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हमें बैक डेट से लगाना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद अब पहले पिछले पेज पे वापस आएंगे, पेज नंबर 11 पर, मेन बैच वाले बच्चे पेज नंबर 10 पर, और फास्ट ट्रैक वाले बच्चे पेज नंबर 11 पर। हाँ जी, रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन 9AA, सेक्शन 9AA। अगर इंपोर्टर प्रूव करता है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि उसने एंटी डंपिंग ड्यूटी दी है इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल मार्जिन ऑफ डंपिंग, अगर ये इंपोर्टर प्रूव कर दे कि उसने एंटी डंपिंग ड्यूटी दी है मार्जिन ऑफ डंपिंग से ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी डंपिंग ड्यूटी उन्होंने गवर्नमेंट लगा दी थी पास्ट डाटा के बेस पर, पास्ट पीरियड के डाटा के बेस पर, पिछले समय में एक्सपोर्ट प्राइस 5000 थी, नॉर्मल वैल्यू 6000 थी, तो वो हमारे को कम में दे रहा था, इसलिए उन्होंने, हमारी भारत सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी थी। लेकिन अब उस एक्सपोर्टर ने प्राइस रिवाइज कर दिया, वो 7000 में दे रहा है, मैं उसी से लेके आया हूं, और अब मेरे पे एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लग जाए, तो गलत होगी। तो गवर्नमेंट कहती है अगर ऐसा कोई केस है तो इंपोर्टर आए और हमसे एक्सेस ड्यूटी का रिफंड ले ले। ठीक है जी। नेक्स्ट, 9 वाली सीवीडी और 9A वाली एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों, ये दोनों नहीं लगेंगी। 3 केसेस में बता रहा है। पहला, किसी एक सिचुएशन को कंपनसेट करने के लिए दोनों लगाई जाएंगी। मान लीजिए सिर्फ डंपिंग हुई है और डंपिंग की वजह से गवर्नमेंट सीवीडी भी लगा रही हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ एक लगाएगी। नंबर 2, उस ड्यूटीज एंड टैक्सेस माफ कर रखे हैं, इस वजह से सीवीडी एडीडी नहीं लग सकती है। नंबर 3, अगर डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री या एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली कंट्री से अगर इंपोर्ट हो रहा है नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हमारी इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मटेरियल इंजरी हो रही है तो लगा देंगे। नेक्स्ट, अगर इन ड्यूटीज के अगेंस्ट में सब्सिडी वाली ड्यूटी, डंपिंग वाली ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी अभी हम पढ़ेंगे, इनके अगेंस्ट में अगर आप अपील में जाना चाहते हैं तो आप अपील ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। फीस 15,000 की होगी अपील की, और अगर आप कोई ऑर्डर में रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, अपील ऑर्डर पास हो गया उसमें रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो 500 की फी होगी, 90 दिन का टाइम होगा, बाद में लेट हो गया तो वो तब भी अपील एक्सेप्ट कर सकते हैं आपकी। फिर अपील ट्रिब्यूनल को जो सही लगेगा वो वैसा ऑर्डर पास करेगा। हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी रह गया। सेफगार्ड ड्यूटी क्या है? हाँ जी, सेफगार्ड ड्यूटी का नाम चेंज करके सेफगार्ड मेजर किया गया है। सेफगार्ड मेजर किया गया है, सेफगार्ड ड्यूटी का नाम चेंज करके ये क्या किया है इन्होंने, सेफगार्ड मेजर किया है।
हाँ जी, देखेंगे सेफगार्ड ड्यूटी का नाम चेंज करके उन्होंने क्या किया है, सेफगार्ड मेशर किया है। ओके, सेफगार्ड ड्यूटी का नाम चेंज करके उन्होंने क्या किया, सेफगार्ड मेशर किया है। तो इसमें थोड़ा सा जूम करूं, और ये क्या है जी, अगर 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 इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद उन्हें लगता है कि ये प्रोडक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है, तो और उसकी वजह से सीरियस इंजरी पहुंच सकती है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, तो हम लगा देंगे ये सेफगार्ड मेशर्स। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, सीवीडी ऑन सबसे आर्टिकल, एंटी डंपिंग और सेफगार्ड में फर्क। सीवीडी ऑन सबसे आर्टिकल, यूएसए वाली कंट्री ने हमारे अगेंस्ट अनफेयर काम किया था, उसने सब्सिडी दे दी थी अपने एक्सपोर्टर्स को, प्रोडक्ट सस्ता हो गया था, इंडिया के अगेंस्ट अनफेयर काम था, हमने लगा दी। एंटी डंपिंग ड्यूटी, वहां के एक्सपोर्टर ने अपनी प्राइस को डंप किया था, कंट्री ने कोई सब्सिडी नहीं दी थी, उस एक्सपोर्टर ने, यूके वाले एक्सपोर्टर ने अपनी प्राइस को डंप किया था, कम किया था इंडिया की मार्केट को कैप्चर करने के लिए, हमने लगा दी एंटी डंपिंग ड्यूटी। तीसरा, यहां कोई अनफेयर काम नहीं है। मान लीजिए चाइना ने हमारी टॉय वाली इंडस्ट्री को, खिलौने वाली इंडस्ट्री को इन्होंने बर्बाद कर दिया था। चाइना में टॉय सस्ता बना और उसने हमें सस्ता ही दिया। अपने देश में मान लीजिए 100 रुपए का बेच रहे हैं, हमारे को 110 में दिया। अपने देश में 100 रुपए का बेच रहे हैं, हमारे को 110 में दिया। तो इसमें तो उन्होंने ना तो हम सब्सिडी दे रखी है उन्होंने अपने एक्सपोर्टर्स को, तो सीवीडी सबसे आर्टिकल नहीं लग सकती। उसने अपनी प्राइस को डंप नहीं किया, उल्टा हमारे को तो महंगा दे रहा है, अपने देश में 100 का, हमारे को 110 का, एंटी डंपिंग ड्यूटी में लग सकती। तो उनके लिए क्या लग सकती है, सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड, हाँ, क्योंकि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है। सेफगार्ड ड्यूटी अनफेयर काम के अगेंस्ट नहीं है, ये फेयर काम के अगेंस्ट है। उस देश ने कोई गलत नहीं काम करा था। फिर चाइना का खिलौना सस्ता क्यों था? वजह, चाइना बहुत ही लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करता था, जिसकी वजह से उनका रॉ मटेरियल सस्ता पड़ा, उनकी लेबर सस्ती पड़ी, वो सोलर यूज कर रहे, तो उनकी पावर भी, इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती है, हाई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे। इन सभी फैक्टर्स की वजह से उनका प्रोडक्ट सस्ता था। सस्ता बनाया इसलिए उन्होंने हमारे को सस्ता ही दिया, तो इस वजह से हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगा सकते थे, सेफगार्ड मेशर नहीं लगा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि अब फिर क्या करें, तो डब्ल्यूटीओ ने बोला कि आप एक काम करो, आप एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते, सबसे आर्टिकल ड्यूटी नहीं लगा सकते, लेकिन हम आपको पावर देते हैं, अगर वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में, वो टॉय बहुत ज्यादा मात्रा में आपके इंडिया में आना शुरू हो जाए और उसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी पहुंच जाए या थ्रेटनिंग टू सीरियस इंजरी, तब आप ये वाली सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है, यहां पर सारे के सारे मैन्युफैक्चरर मिलाकर डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, या एक कंपनी भी बन सकती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो 25% या उससे ज्यादा प्रोडक्शन करती है उस खिलौने का, जितना इंडिया में प्रोडक्शन हो उससे ज्यादा खिलौना बनाती है, टॉय बनाया करती है, उसे हम बोल सकते हैं क्या, उसे हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हाँ जी, सेफगार्ड मेशर्स का पर्पस क्या है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। सिर्फ सेफगार्ड ड्यूटी वर्ड नहीं, अब सेफगार्ड मेशर। सेफगार्ड मेशर में 3 चीजें हैं, सेफगार्ड ड्यूटी तो है ही है, इसके अलावा अदर मेशर में जैसे क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि इतनी क्वांटिटी तक ही इंडिया में इंपोर्ट हो पाएगा, या तीसरा एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ रेट कोटा। ये क्या है, ये क्वांटिटी और ड्यूटी का मिक्सचर है। जैसे फॉर एग्जांपल टैरिफ रेट कोटा मैंने नीचे लिख के दिया, लोअर विद इन स्पेसिफाइड क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी तक, मतलब मान लीजिए ये टैरिफ कोटा कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं पिछले 3 साल की एवरेज, पिछले 3 साल की एवरेज। मान लीजिए 2020-21 की बात कर रहे हैं, तो हम पिछले 3 साल की एवरेज निकालेंगे, पिछले 3 साल में ये था, तो इनका एवरेज हुआ 400 मैट्रिक टन, पिछले 3 साल का एवरेज हुआ 400 मैट्रिक टन, तो 400 मैट्रिक टन तक हमने ड्यूटी लगाई 10%, 400 मैट्रिक टन से ऊपर हमने ड्यूटी लगा रखी 70%, तो इसे बोलते हैं टैरिफ रेट। टैरिफ रेट मतलब ड्यूटी का रेट, और कोटा मतलब क्वांटिटी। तो हमने टैरिफ रेट और क्वांटिटी को ड्यूटी का स्ट्रक्चर बना दिया, एक कोटा फिक्स कर दिया कि 400 मैट्रिक टन तक अगर हमारे पास खिलौना आ रहा है इंडिया में, तो हम 10% ड्यूटी लगाएंगे, इसके बाद हम 70% ड्यूटी लगाएंगे। अच्छा, क्या हम ये 400 मैट्रिक टन किसी भी देश से आए, कितना भी आए, हमारे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे थी, चाइना से, तो इन्होंने एक और ऑप्शन दी कि आप एक काम कर सकते हो, कंट्री वाइज भी कोटा फिक्स कर सकते हो, लेकिन टोटल 400 मैट्रिक टन होगा, इसे कंट्री वाइज हमने चाइना के लिए फिक्स कर दिया 10 मैट्रिक टन, यूएसए के लिए 200 मैट्रिक टन, यूके के लिए 100 मैट्रिक टन, बाकी कंट्री के लिए 90 मैट्रिक टन, तो टोटल 400 मैट्रिक टन हो गया। ठीक है, तो इतनी क्वांटिटी 400 मैट्रिक टन 10% है, लेकिन चाइना से 10 मैट्रिक टन तक ही फिक्स कर रखा है, यहां तक 10%, उसके बाद फिर हाइयर रेट लगेगा। ठीक है, तो ये सेफगार्ड मेशर 3 तरीके से लगा सकते हैं, सेफगार्ड ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी प्लस क्वांटिटी का मिक्सचर, जिसे हम टैरिफ रेट कोटा बोल रहे हैं, और ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है,
और या फिर क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन। अच्छा जी, कितने समय तक ड्यूटी लगाई जाएगी? पहली बार 4 साल तक। क्या इसे इंक्रीज कर सकते हैं? हाँ जी, 10 साल तक टोटल लेके जा सकते हैं, लेकिन इंक्रीज करने के लिए जरूरी है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, टॉय की प्रोडक्शन को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करो। मान लो चाइना की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 है, इंडिया की 100 है, हमने सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी। अब हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करे, 4 साल के बाद हमारी इंडिया की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी 80 हो गई, ठीक है। तो अब क्या सेफगार्ड ड्यूटी एक्सटेंड हो सकती है? जी हां। अगर ये हमने किसके अगेंस्ट लगाई थी? अनफेयर का नहीं, फेयर काम के अगेंस्ट लगाई थी, इसलिए एक्सटेंड तभी हो पाएगी जब हमने कुछ काम किया हो, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने कोई काम किया हो। नेक्स्ट, क्या कस्टम एक्ट के कॉमन प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे अगर ये ड्यूटी नहीं पे की जाती है या आपको रिफंड लेना है? जी हां, ये एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट, 3 केसेस में सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। हमने तो सेफगार्ड ड्यूटी किसके अगेंस्ट लगा दी थी? खिलौने के अगेंस्ट। इंडिया में 400 मेट्रिक टन तक खिलौना आया तो हम कहीं से भी आया ड्यूटी लगा देंगे। तो ऐसे में वो छोटे छोटे देश जो छोटा छोटा सामान थोड़ा ही मात्रा में इंडिया में एक्सपोर्ट करते होंगे, उनको तो नुकसान हो जाएगा, उनका तो एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा। तो WTO ने उनको बचाने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन डाली। उन्होंने कहा सुनो, अगर डेवलपिंग कंट्री से सामान आ रहा है, अगर उस कंट्री से टोटल इंपोर्ट का, जैसे नेपाल से इंडिया में उस ईयर में टोटल इंपोर्ट का 3% से कम सामान आ रहा है तो हम नेपाल में नहीं लगाएंगे। नेपाल से इंडिया में इंपोर्ट होगा तो उस पर नहीं लगाएंगे। नंबर 2, अगर एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है तो हमने 3% से कम सभी को छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उन सभी डेवलपिंग कंट्री का टोटल, मान लीजिए ABCD 4 कंट्री से आ रहा है, सभी से 2.5% आ रहा है, इन सभी का टोटल अगर ये 9% या 9% से ऊपर चला गया फिर हम सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे। तो टोटल 10% हो गया तो हम सभी के अगेंस्ट फिर सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे। वैसे तो हम छोड़ रहे थे, लेकिन हां, अगर इनसे 3% से कम रहता फिर हम 9% से कम रहता अगर इन सभी कंट्री का टोटल, तो हम फिर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाते। लास्ट, अगर EOU इंपोर्ट करती है, SCZ यूनिट इंपोर्ट करती है तो हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। हाँ, इंडिया में जो SCZ के अलावा DTA एरिया में इंपोर्ट हो रहा है सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा, EOU इंपोर्ट करिए सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। लेकिन EOU ने इंपोर्ट करके अगर DTA को बेच दिया, जितने पोर्शन उसने गुड्स DTA को बेचा उतने पे हम ड्यूटी लगा देंगे। ठीक है जी, यहां हमारा ये ड्यूटीज ऑफ कस्टम का चैप्टर खत्म होता है। अब अगर आप क्लासिफिकेशन एक और करना चाहें तो फटाफट से देखिएगा।